हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी रीडिंग की एक क्लास है और अपन जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी जो यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी वाली जो यूनिट है, इसमें दो चैप्टर है। एक चैप्टर जो है उसमें अपन ने पढ़ लिया सिद्धांत और प्रक्रम, क्या प्रोसेस होती है वो सारी पढ़ ली, वो एक चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर जो उसमें बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग दे रखे हैं, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग दे रखे हैं, वो चैप्टर ये वाला है और ये अपन कंप्लीट करने वाले हैं। इसी एक ही वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। ध्यान से सुनना, समझ में बातें आएंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रिक्वेस्ट कर लेता हूं आपसे। रिक्वेस्ट यही है कि लाइक वाइक सब्सक्राइब वो आप कर ही दोगे, उसके अलावा कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना, जो सही समझ में नहीं आए, समझ में आए तो वो भी बता देना। चलो, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में यहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर ज्वाइन कर लेना। कब क्लास होती है कब नहीं होती वहां पर मैसेज मिल जाता है आपको। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है, वो ऐप का लिंक है, उसको भी डाउनलोड कर लेना ऐप को। भैया ऐप को डाउनलोड करने से क्या फायदा होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी और ये नोट्स भी आपको ऐप पे ही मिलेंगे। तो टेस्ट सब फ्री है, वरना ऐप पे जाके आप दे सकते हो। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। गुड मॉर्निंग सभी को, शुरुआत करते हैं। आज जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। देखो, जैव प्रौद्योगिकी पिछले साल तक अपन स्टार्ट कहां से करते थे? स्टार्ट करते थे हम कि पहले अपन ने पढ़ लिया कि भाई हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया कि हरित क्रांति में ये थोड़ी जनसंख्या बढ़ रही है अपनी, तो हरित क्रांति की वजह से अपन ने क्या कर लिया, अपन ने थोड़ा सा जनसंख्या को खाना खिलाने के लिए थोड़ा सा प्रोडक्शन अपन ने बढ़ा लिया। ठीक है भाई, जनसंख्या बढ़ रही है तो खाना खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो खाने की डिमांड बढ़ेगी, फूड की डिमांड बढ़ेगी, और फूड की डिमांड हमने हरित क्रांति से पूरी करने की कोशिश की। यहां तक अपन पढ़ते, यहां से स्टार्ट करते थे अपन। उसके बाद अपन बीटी पे चले जाते, बीटी टॉक्सिन वगैरह पे बात करते थे। लेकिन अब इस नई एनसीईआरटी में एक टॉपिक ऐड हुआ है। भाई कौन सा टॉपिक ऐड हो गया? टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये टिश्यू कल्चर जो था पिछले साल तक कहां था? ये होता था खाद्य, जो आपका खाद्य वाला जो चैप्टर था, जो स्ट्रेटजीज फॉर फूड, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था, उसके अंदर था ये टॉपिक टिश्यू कल्चर वाला। अब वो चैप्टर हटा दिया गया है, तो वहां से ये टॉपिक उठकर यहां आ गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक पहले वहां था, अब यहां आ गया है। तो इसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो मतलब चैप्टर के अंदर ही है भाई। ठीक है, चलो। तो जैव प्रौद्योगिकी को यहां से ना उठा के, यहां से उठा के और इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। ठीक है, और पहले टिश्यू कल्चर को समझ लेते हैं। क्या बवाल है ये टिश्यू कल्चर? आ जाओ, टिश्यू कल्चर को समझते हैं। टिश्यू कल्चर आसान है, बस सुन लेना ध्यान से। टिश्यू कल्चर कैसे करते हैं? टिश्यू कल्चर यार, एक प्लांट है ना, अपने पास में एक प्लांट है, बना लेते हैं, प्लांट बना लेते हैं। चलो, अपने पास में क्या है? एक ये लो जी, एक प्लांट है। ठीक है, इस पर पत्तियां लगा देते हैं, फूल पत्ती लगा देते हैं इस पे। चलो, पत्ती सही नहीं बनी, मान लेना ये पत्ती है ना, लग तो नहीं रही लेकिन फिर भी मान लेना। ठीक है, ये मान लो प्लांट है। ठीक, और इस प्लांट से क्या मैं नया प्लांट बना सकता हूं? भैया बना सकते हो ना, रिप्रोडक्शन करवा लो इससे। अरे नहीं, रिप्रोडक्शन से नहीं करवा रहे हैं अपन, टिश्यू कल्चर से करवा रहे हैं। भैया टिश्यू कल्चर कैसे? मैं कह रहा हूं कि इस प्लांट का मैं एक टिश्यू ले लूं, इस प्लांट का मैं क्या कर लूं? एक टिश्यू ले लूं, और फिर उसी टिश्यू से मैं एक नया प्लांट बना सकता हूं क्या? भैया ये कैसे बनाओगे? भैया हमने सुना था कि रिप्रोडक्शन से तो हम एक प्लांट से दूसरा प्लांट बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात। लेकिन ये आप कैसे बता रहे हो कि आपने एक टिश्यू लिया एक प्लांट का और उसी टिश्यू से आप एक नया प्लांट विकसित कर दोगे? ठीक है, अब आ जाओ, इसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। मेरे पास में एक प्लांट है और इस प्लांट का मैं क्या करूंगा? इससे मुझे क्या चाहिए? इसका मुझे क्या चाहिए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चाहिए। इसका मैं कौन सा लूंगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूंगा, विभज्योतकी ऊतक लूंगा। कौन सा ऊतक? विभज्योतकी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूंगा। भैया आपने इतने सारे टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर, आपने सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात क्यों की? इसलिए बात की क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसी जगह है जहां वो कैसी होती है? वायरस फ्री होती है। चाहे इस पूरे प्लांट के अंदर रोग लगे हुए हों, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ऐसी जगह होती है जहां पर कोई रोग नहीं होता, वायरस फ्री होती है वो। ठीक है भैया, वायरस फ्री होती है, मतलब जो अपना नया प्लांट बनेगा ना, उसके अंदर है वायरस वगैरह नहीं आने वाले। आगे बात करेंगे उसकी।
और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो जल्दी जल्दी विभाजित भी होते हैं, जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, तो अपना जो नया प्लांट है वो जल्दी बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है भैया। तो कौन सा ऊतक लेंगे? विभज्योतकी ऊतक लेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेंगे। तो मैंने यहां से क्या किया, इस प्लांट को मैंने यहां से काटा और मैंने इसका कौन सा टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वायरस फ्री होता है, वायरस फ्री होता है। ठीक है। और क्या गुण है इसमें? तेजी से विभाजित करता है ना, तेजी से विभाजित करता है या फिर विभाजित होता है। ठीक है भैया, ये सारी बात तो ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब यहां से मैंने क्या किया, इस टिश्यू को लिया और टिश्यू को लेके मैं लैब के अंदर काम कर रहा हूं अपना, और मैंने टिश्यू को क्या किया, मैं यहां लेके आ गया। ये मान लो कि एक टिश्यू है, ठीक है, ये मान लो क्या है, टिश्यू है। अब प्लांट का टिश्यू है तो मैं प्लांट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं इस पे पत्ती बना रहा हूं, बाकी टिश्यू पे पत्ती नहीं होती है ना। ठीक है। हाँ, ये मैंने प्लांट का पार्ट ले लिया। ठीक है भैया। अब इस भाग को, इस पार्ट को जो प्लांट से मैंने काटा है, इस भाग को मैं कहां रखूंगा? इसको मैं रखूंगा एक मीडियम के अंदर रखूंगा। कहां रखूंगा? एक मीडियम के अंदर, एक माध्यम के अंदर इसको रखा जाएगा। ठीक है। वो अलग अलग चीजों का माध्यम हो सकता है, अलग अलग चीजों का मीडियम हो सकता है। उस पर ये वाला भाग जो है वो ग्रो करेगा, उस पर ये वाला जो भाग है वो ग्रो करेगा और एक नए प्लांट में विकसित होगा। इस जो ये मैंने भाग लिया है, इसके अंदर एक और क्वालिटी है भैया। वो क्या क्वालिटी है? अभी सुनो। इसके अंदर एक क्षमता है, और वो क्षमता क्या है? उस क्षमता को कहते हैं टोटी पोटेंसी। कौन सी पोटेंसी? टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी। भैया ये टोटी पोटेंसी क्या होती है? और टोटी पोटेंसी उसको कहते हैं, वो क्षमता है टोटी पोटेंसी जिससे प्लांट का एक छोटा सा भाग एक नया प्लांट बना सकता है, पूरा नया प्लांट में विकसित हो सकता है। उस क्षमता को क्या कहते हैं? टोटी पोटेंसी कहते हैं। टोटी पोटेंसी उस क्षमता को कहा जाता है कि प्लांट का एक छोटा सा भाग भी जो है वो एक नए प्लांट में विकसित हो सकता है। उस चीज को क्या कहते हैं? उस क्षमता को टोटी पोटेंसी कहते हैं। तो मैं ये बात यहां पर लिख भी देता हूं, यह वो क्षमता है, यह वह क्षमता है जिससे प्लांट का एक भाग पूरे नए प्लांट में विकसित हो सकता है, विकसित हो सकता है। और सही बात है क्या? है सही बात है। चलो, तो ये जो मैंने भाग लिया था ये कैसा था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का था। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा होता है? फ्री होता है, वायरस फ्री होता है, उसमें जल्दी से वो विभाजित भी होता है, और इसमें क्या है? टोटी पोटेंसी वाला गुण भी है। अब ये जो है मीडियम पे ग्रो करेगा, अपना विभाजन करेगा, और विभाजन करके एक नया प्लांट में विकसित हो जाएगा। एक नए प्लांट में क्या हो जाएगा? ये विकसित हो जाएगा। एक नए प्लांट में क्या हो जाएगा? ये विकसित हो जाएगा। चलो नया प्लांट बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा? नए प्लांट में क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा। नया प्लांट बना लो जी, नया प्लांट। नया प्लांट है। ठीक है, ये क्या है? नया प्लांट है। अब आप एक चीज नोटिस करना कि ये प्लांट जो है, नया प्लांट जो बना है, ठीक है, जो नया प्लांट बना है वो एकदम सेम होगा किसके? जिस प्लांट से अपन ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिया था। भैया सेम क्यों होगा? देखो, वेरिएशन कब आते हैं? वेरिएशन कब आते हैं? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, लैंगिक जनन अगर होता है इस प्लांट के अंदर, तो यहां पर वेरिएशन आते, जो नया प्लांट बनता वो अलग बनता। लेकिन यहां पर अपन ने क्या किया है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिया इस प्लांट का, ठीक है, और उसके बाद में उसको ग्रो करवाया अपन ने लैब के अंदर, कल्चर में ग्रो करवाया, और उसके बाद में वो एक नए प्लांट में विकसित हुआ है। तो ये जो नया प्लांट बना है वो क्या है? सोमा क्लोन है। वो क्या है? सोमा क्लोन। इसको क्या कहेंगे? सोमा क्लोन। भैया सोमा क्लोन क्यों कह रहे हैं इसको? सोमा क्लोन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसा प्लांट ये वाला था ना, सेम टू सेम वैसा प्लांट ही ये वाला है। जेनेटिकली बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे के। ये वाला प्लांट और ये वाला प्लांट बिल्कुल एक दूसरे क्या है? एग्जैक्टली कॉपी है। जेनेटिकली कोई डिफरेंस नहीं है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जेनेटिकली क्या है? दोनों प्लांट क्या है? सेम है।
अब मैं आपको एक कंडीशन देता हूं, ये वाला जो प्लांट था, ऊपर वाला जो प्लांट था जिससे अपन ने टिश्यू लिया था, इसमें क्या है, वायरस लगे हुए हैं भैया, वायरस लगे हुए हैं, ठीक है, ये इसमें रोग लगे हुए हैं, इस वाले प्लांट में क्या है, रोग लगे हुए हैं। तो क्या ये जो अपन ने नया प्लांट बनाया है इसमें भी रोग लगेंगे क्या? क्योंकि आपने तो कहा भैया कि दोनों प्लांट क्या है, एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है, जेनेटिकली बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, सेम टू सेम है। तो इसमें अगर वायरस है तो क्या इसमें वायरस होंगे? नहीं होंगे, नए प्लांट में वायरस। क्यों नहीं होंगे? इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अपन ने जो उत्तक लिया था वो कौन सा लिया था? विभज्योत की उत्तक लिया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिया था। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा होता है? वायरस फ्री होता है, चाहे पूरे प्लांट के अंदर वायरस हो, लेकिन अपन ने जो टिश्यू लिया है वो कौन सा लिया है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिया है, इसलिए जो नया प्लांट बना है उसके अंदर कोई वायरस नहीं आता है। समझ में आई बात? ठीक है, चलो अब एक पार्ट और कर लेते हैं इसमें, वो क्या है, सो कहते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। एक मिनट, कहां ले लिया, नया पेज कहां ऐड हो गया, ये वाला नया पेज हो गया ना। चलो बात करते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन ये वाला टॉपिक जो है वो भी कहां था, वो भी उस चैप्टर के अंदर था, लेकिन वो डिलीट हो गया, तो ये उठ के यहां डाल दिया है ना इनको। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या वो वाला है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन देखो भाई, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, इसके अंदर हुआ क्या, साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या किया, दो सेल ली, ठीक है, दो कोशिकाएं ली, किसकी? एक ली उन्होंने टमाटर की कोशिका और एक ली उन्होंने आलू की कोशिका, ठीक है, दो कोशिकाएं ली गई, किस किस की? एक तो थी किसकी? आलू की, ठीक है, ये किसकी? आलू की कोशिका है, और दूसरी ली इन्होंने टमाटर की कोशिका। टमाटर वाली लाल बना लेते हैं, चलो, एक ली टमाटर की कोशिका, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं इनके बारे में। ये क्या है? आलू, आलू की कोशिका, और ये क्या है? टमाटर, टमाटर की। इनके ऊपर क्या है? सेल वॉल होगी भैया, प्लांट की कोशिका है तो प्लांट की कोशिका के बाहर तो क्या होगी? कोशिका भित्ति तो होगी, सेल वॉल है, ठीक है, यहां पर क्या है? सेल वॉल है, ठीक है, और यहां पर भी क्या? सेल वॉल है, ठीक। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन दोनों की सेल वॉल को खत्म करने के लिए क्या डाल दिया? सेलुलेज डाल दिया। क्या डाल दिया? सेलुलेज डाल दिया। और सेलुलेज क्या करता है? सेलुलोज को खा जाता है। तो सेलुलेज ने क्या किया? सेलुलोज को खा गया, तो कोशिका भित्ति खत्म हो गई। कोशिका भित्ति हट गई तो क्या हो मिला अपन को मिल गया, दोनों का क्या मिल गया? प्रोटोप्लास्ट मिल गया। क्या मिल गया अपन को? दोनों का प्रोटोप्लास्ट मिल गया अपन को। दोनों का क्या मिल गया अपन को? प्रोटोप्लास्ट मिल गया। अब इन दोनों का प्रोटोप्लास्ट मिला, इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया? आपस में मिक्स कर दिया, ठीक है, दोनों के प्रोटोप्लास्ट को अपन ने क्या किया? आपस में मिक्स किया, और एक नई वैरायटी हमने बनाई जिसका नाम क्या बना? पोमेटो। पोटेटो और टोमेटो को दोनों को मिक्स कर दिया और एक नई वैरायटी बनी पोमेटो। मैं यहां इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, टोमेटो प्लस पोटेटो, दोनों का क्या लिया अपन ने? प्रोटोप्लास्ट, दोनों को जब मिलाया अपन ने, क्या बना? नई वैरायटी बनी पोमेटो, ठीक है, पोमेटो। और साइंटिस्ट लोगों ने ये चाह रहे थे कि पोमेटो के अंदर आलू के और टमाटर के दोनों की गुण आ जाएं, ताकि टमाटर हमें अलग से नहीं काटना पड़े। आलू की सब्जी बना रहे थे तो उसमें टमाटर ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। तो इन्होंने कहा, सोच तो यही था पोमेटो बनाने का, और पोमेटो बन भी गया था, ठीक है, पोमेटो बन भी गया था, लेकिन ये मार्केट में नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि जो डिजायर्ड, जो चाहते थे वो, ठीक है, जो गुण इस पोमेटो के अंदर वो चाहते थे वो गुण इसमें नहीं आ पाए। बाकी पोमेटो बन गया था। आलू और टमाटर को मिलाने के बाद पोमेटो एक नया जो सब्जी है वो बन गई थी, नया प्रोडक्ट जो वो बन गया था, लेकिन उसके बाद में जो वांछित गुण थे वो नहीं आए थे, इसलिए इसको मार्केट में नहीं उतारा गया। क्लियर है यहां तक? चलो अब एनसीईआरटी पे आते हैं। उससे पहले मैं एनसीईआरटी पे आऊं, मैं थोड़ी सी बातें और यहां पर कर लेते हैं। चलो अब अपन बात तो यही कर रहे हैं, कृषि से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जनसंख्या बढ़ रही है भैया, बिल्कुल बढ़ रही है जनसंख्या। तो जनसंख्या बढ़ रही है तो खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं, खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं तो खाने की डिमांड बढ़ रही है, और खाने की डिमांड पूरी कैसे होगी? ठीक है, जो अपनी खेती का जो एरिया है वो तो लिमिटेड है ना। अरे खेत की, अरे जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं खेतों की संख्या बढ़ रही है, क्या खेतों का एरिया बढ़ रहा है? क्या नहीं बढ़ रहा? वो तो उतना का उतना है, ठीक है। और उसमें भी क्या है, लोग बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, तो खेत भी खत्म होते जा रहे हैं। अच्छा, तो खाना कहां से आएगा? खाना आएगा कहां से? तो जो अपनी ट्रेडिशनल फार्मिंग है, जो पारंपरिक जो अपनी
खेती है उससे तो काम नहीं चलने वाला। तो उसके लिए अपन क्या करने पड़ेंगे, अलग अलग स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि अपन उत्पादन बढ़ा सकें। खेती से क्या बढ़ा सकें, उत्पादन बढ़ा सकें। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए अपने पास में क्या क्या है, खाद्य उत्पादन की में वृद्धि हेतु अपने पास में सबसे पहला तरीका है वो क्या, रसायन आधारित कृषि है। रसायन आधारित कृषि मतलब ऐसी कृषि जिसमें अपन केमिकल्स यूज करें। केमिकल्स अपनी पेस्टिसाइड होगी, वीडीसाइड होगी, ये सारी हर्बिसाइड होगी, ये सारी जो केमिकल्स आते हैं है ना, ये वाले अपन यूज करें और इससे क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन तो बढ़ेगा लेकिन उसके साथ साथ में जो जमीन की उपजाऊपन है ना, फर्टिलिटी जो है, उपजाऊपन जो है वो खराब हो जाता है। केमिकल्स डालने से जो जमीन का उपजाऊपन है वो खराब हो जाएगा। उसके अलावा जो लोग खाएंगे उसको, उनमें ये अलग अलग प्रकार के रोग कर सकता है। ठीक है, अगर केमिकल्स अपन यूज करेंगे फसल के अंदर तो इसकी दिक्कत ये होगी। दूसरा है अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप जानते हो इसमें कोई दवाई वगैरह नहीं डाली जाती है, इसमें नॉर्मल गोबर की खाद डाली जाती है। उसके अलावा जो अगर कोई रोग भी लग जाता है तो उसमें भी क्या है, जैव नियंत्रक जो है वो यूज किए जाते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट यूज किए जाते हैं। जो मैंने आपको पिछले जो अपना मानव कल्याण में जो सूक्ष्म जीव उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इसमें कोई वो तो नहीं होता, रसायन तो यूज नहीं होता। तो आप कहोगे भाई भैया ये तो बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है, जमीन का उपजाऊपन भी खराब नहीं हो रहा, कोई रोग भी नहीं हो रहा, तो ये तो बढ़िया चीज है। मैंने कहा बढ़िया चीज तो है, लेकिन दिक्कत ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर उत्पादन बहुत कम होता है। उत्पादन बहुत कम होता है। रासायन कृषि के अंदर जितना उत्पादन होता है उससे बहुत कम उत्पादन आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर होता है। और उत्पादन जब कम होगा, लागत जब अधिक होगी, उत्पादन जब कम होगा तो क्या होगा, वो चीज महंगी होती है। वो क्या होती है, चीज महंगी होती है। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, इससे बने हुए जो आपकी फसल होगी, फल होगी, सब्जी होगी, ये सारी क्या होती है, महंगी होती है। ठीक है, और महंगी चीजों को सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, फिर दिमाग में ये आता है कि मरना तो है ही, ठीक है, पैसे भी क्यों खराब करें, तो वो फिर रसायन वाले ले लेते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के चक्कर में नहीं पड़ते। चलो, तीसरा जो तरीका है वो क्या है, आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि। भैया ये क्या है यार, ये अपन को बायोटेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत आती है। हाँ बिल्कुल आती है, तो क्या करें, इससे हो सकता है ये कर सकते हैं अपन कि जो अपनी फसल है उसके साथ में क्या करें अपन, उसके डीएनए के साथ में क्या करें, छेड़छाड़ करें। उसका जो आनुवांशिक पदार्थ है उसके साथ में अपन क्या करें, छेड़छाड़ करें। भैया छेड़छाड़ से क्या मतलब आपका, छेड़छाड़ से मेरा ये मतलब है कि हम उस फसल के अंदर ऐसे गुण ला दें कि उसके कोई रोग लगे ही ना। ठीक है, अगर हम उस फसल के अंदर इस प्रकार के गुण ले आए कि उसके अंदर कोई रोग लगे ही ना, ठीक है भैया, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी देर में करेंगे फिर। ठीक है, कुछ फसलों के अंदर अपन नहीं करने वाले हैं। उसके अलावा भाई बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, ठीक है, उसके लिए अपन क्या करें, उस फसल के अंदर ही कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन कर दें ताकि वो फसल जो है ठंड को क्या है, सहन कर सके। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो फसल के अंदर ही अपन क्या करते हैं, ऐसा मॉडिफिकेशन कर दें ताकि वो जो है गर्मी को सहन कर जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा लवणता वाला जो है एरिया है, क्षेत्र है, तो उसमें क्या करें अपन, उन फसलों के अंदर ही ऐसा मॉडिफिकेशन कर दें ताकि वो लवणता को सहन कर ले। अरे समझ में आई क्या बात। तो ये तीसरा तरीका है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। इस खेती के अंदर अपन क्या यूज करेंगे, आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें अपन यूज करने वाले हैं। ठीक बात है, तीन तरीके मैंने आपको बता दिए। चलो अब अपन इसमें एनसीईआरटी पे चलते हैं। चलो आ जाओ। तुम पिछले अध्याय में जैव प्रौद्योगिकी जिसके बारे में पढ़ चुके हो, पढ़ के आए बिल्कुल, जो पिछला चैप्टर अपना जैव प्रौद्योगिकी वाला जिसमें अपन सिद्धांत और प्रक्रम पढ़े हैं अपन ने। ठीक, उसमें मुख्यतः आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीवों, कवकों, पौधों व जंतुओं का उपयोग करते हुए जैविक, भेषजिक व जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। उस चैप्टर में अपने पढ़ा कि औद्योगिक रूप से उत्पादन कैसे किया जाता है, बायोरिएक्टर्स के अंदर। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पर कैसे उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जो आपसे सूक्ष्म जीव है, कवक है, पौधे हैं, जंतु हैं, इनको यूज करके। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा शास्त्र में, ठीक है, आपके मेडिसिन के अंदर, निदान सूचक के अंदर मतलब आपकी जो बीमारियां हैं उनको पता लगाने में, डायग्नोसिस के अंदर, कृषि में आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें, कृषि के अंदर आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आपकी फसलें हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात करी, उनको बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी यूज करेंगे। संसाधित खाद्य, ठीक है, जो खाना बनाने के लिए। ठीक है, और जैव सुधार, ठीक है, जो जीव है उनके सुधार के लिए। अपशिष्ट प्रतिपादन, जो आपका अपशिष्ट जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज करने के लिए, उसको सही से सेटल करने के लिए। वह ऊर्जा उत्पादन और एनर्जी का प्रोडक्शन करने में अपन बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के तीन विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र हैं। बायोलॉजी के अपन तीन क्या बात करेंगे, तीन ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनमें अपन रिसर्च कर सकते हैं। पहला क्या है, उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम के बारे में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। ठीक है, जो
सूक्ष्म जीव है, जो उत्प्रेरक है, उनको अपन कैसे एक बढ़िया कैटालिस्ट के रूप में काम कैसे ले सकते हैं, उत्प्रेरक के रूप में कैसे काम ले सकते हैं। उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। अब जो कैटालिस्ट है, जो उत्प्रेरक है, वो बढ़िया से कब काम करे, ठीक है, उसके लिए कैसी कंडीशन होनी चाहिए, उस पर अपन को रिसर्च करनी चाहिए। तीसरा है अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीक का प्रोटीन कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना। अब जो आपकी अनुप्रवाह संसाधन जो आपने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, ठीक है, लास्ट के चैप्टर के अंदर लास्ट में जो पढ़ी थी, लास्ट चैप्टर कौन सा था अपना, जैव प्रौद्योगिकी वाला, ठीक है, उसके अंदर अपन ने डाउनस्ट्रीम प्रोसेस पढ़ी थी, उसको क्या कहते हैं, अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं, ठीक है, अनुप्रवाह प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, प्यूरिफाई कैसे करेंगे अपन, प्रोडक्ट्स को शुद्धिकरण कैसे करते हैं, उस पर क्या है अपन ज्यादा से ज्यादा क्या रिसर्च कर सकते हैं। अब हम पता लगाएंगे कि मनुष्य जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य व खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में जीवन स्तर के सुधारने में किस प्रकार में लगा हुआ है, किस प्रकार से अपन बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं अपन, जैव प्रौद्योगिकी जो है उसका कृषि में उपयोग कैसे कर रहे हैं, पहला अपन कृषि की बात करेंगे, फिर अपन मेडिसिन की बात करेंगे, औषधियों में कैसे कर रहे हैं, इस प्रकार से अपन चलने वाले हैं। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु हम 3 संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। खाद्य उत्पादन में अगर वृद्धि करने अपन 3 संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। पहली अपनी कृषि, रसायन आधारित कृषि, बता दिया मैंने आपको, रसायन आधारित कृषि अपन यूज कर सकते हैं। दूसरी कार्बनिक कृषि, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको कहते हैं, और तीसरी आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि, जो आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आपकी क्रॉप्स हैं, वो वाली कृषि, ठीक है। 3 मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति में तिगुनी वृद्धि में सफलता मिलने के बावजूद मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं है, ठीक है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड एरिया है। उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नत किस्मों की फसलों के उपयोग के कारण है, ठीक है। जो आंशिक रूप से जो वृद्धि हुई है वो कैसे कि अपन ने जो फसलें जो है उनकी वैरायटी जो है वो अपन ने थोड़ी बढ़िया बना ली है, ठीक है। जबकि इस वृद्धि में मुख्यतः उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था और कृषि रसायनों, खाद्यों तथा पीड़कनाशकों का प्रयोग एक कारण है। और इसमें अपन क्या है, एक बढ़िया मैनेजमेंट से अपन फसल करते हैं, ठीक है। अपन जो अभी हरित क्रांति में अपनी जो फसल की जो उत्पादन की जो वृद्धि हुई है वो किस प्रकार से हुई है, एक रीजन तो ये है कि अपन ने जो वैरायटी है क्रॉप्स की, फसलों की जो वैरायटी है वो अपन ने बढ़िया कर ली। दूसरी जो इसका कारण है, बढ़ने का जो कारण है वो ये है कि अपन ने सही मैनेजमेंट के साथ में अपनी खेती करना स्टार्ट कर दी। उसके अलावा जो तीसरा कारण है, अपन ने रसायन जो है वो अपन ने यूज किए, उससे क्या है अपना जो उत्पादन है वो बढ़ा, किसके अंदर, हरित क्रांति के अंदर, ठीक है। हालांकि विकासशील देशों के किसानों के लिए कृषि रसायन काफी महंगे पड़ते हैं। जो विकासशील देश होते हैं उनके अंदर, अपना जो भी विकासशील देश है, तो यहाँ के जो किसान उनके लिए भाई ये जो केमिकल्स आते हैं ये महंगे ही आते हैं, बिल्कुल सही बात है। वह परंपरागत प्रजनन के द्वारा निर्मित किस्मों के उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। और परंपरागत रूप से जो खेती अपन करते आ रहे हैं उसमें अगर अपन वृद्धि कर लें वो तो संभव है नहीं, ठीक है। पर्याप्त एवं उन्नत किस्म की फसलें प्रदान करने वाले दक्ष तंत्र द्वारा भोजन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हमारी पारंपरिक प्रजनन तकनीकें अब जब असफल हुई तब अन्य प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ, जिसे उत्तक संवर्धन कहते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जो अपनी तकनीकें थी जिसे अपन बढ़ा रहे थे फूड प्रोडक्शन, जिसे अपन बढ़िया किस्म वैरायटी बना रहे थे फसलों की, अब वो काम चल नहीं रहा, ठीक है। वैरायटी आपने बना ली, बढ़िया वैरायटी बना ली, लेकिन उससे नहीं बढ़ेगा उतना उत्पादन जितना आपको चाहिए। तो अब क्या किया अपन ने, एक नई खोज करी है, और वो नई खोज क्या है, उत्तक संवर्धन, जिसका अपन ने नाम थोड़ी देर पहले क्या दिया था, टिश्यू कल्चर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर। तो वो उत्तक संवर्धन अब आ चुका है। उत्तक संवर्धन का क्या अर्थ है बता दिया मैंने आपको, पढ़ा चुका हूं ना। 1950 के दौरान वैज्ञानिकों ने जान लिया कि एक पूरा पादप जो है कृतोकी से पुनर्जीवित किया जा सकता है, ठीक है। उसको अपन टिश्यू कल्चर से क्या कर सकते हैं, वापस उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं, उसको पूर्ण पादप के रूप में जनित कर सकते हैं। जैसे पादप का कोई भाग ले लीजिए, पादप का अपन ने कोई प्लांट का कोई भाग ले लिया, ठीक है, और उसे विशिष्ट पोषक मीडिया मतलब न्यूट्रिएंट का एक मीडियम के अंदर उसको अपन रखेंगे तथा रोगाणु रहित स्थिति में एक टेस्ट ट्यूब में उगने देंगे। और रोगाणु रहित जो अपना एरिया होगा जहां पर अपन वो काम कर रहे हैं लैब के अंदर, वो एरिया जो है वो रोगाणु रहित होना चाहिए, तभी तो काम हो पाएगा ना। टिश्यू कल्चर कर रहे हैं अपन, है ना। किसी कोशिका कर्तोत्की से पूर्ण पादप में जनित होने की यह क्षमता पूर्ण सख्तता कहलाती है। अब पूर्ण सख्तता का क्या है, टोटिपोटेंसी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना। तो किसी भी एक कोशिका का पूरे एक प्लांट के अंदर विकसित हो जाना, इसको क्या कहते हैं अपन, टोटिपोटेंसी कहते हैं, हिंदी में पूर्ण सख्तता कहते हैं, ठीक है। उच्च वर्ग के प्राणियों में आप इसे किस प्रकार निष्पादित करेंगे, इसके बारे में जब आप बड़ी कक्षा में जाएंगे तो आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, अभी आपको नहीं से पढ़ना है, ठीक है।
इस बात पर यहां बल देने की आवश्यकता है कि पोषक माध्यम कार्बन स्रोत के हो सकते हैं, जैसे आपका सुक्रोज हो सकता है, जो पोषक तत्व मैंने आपको बताया, पोषक जो माध्यम है, जो न्यूट्रिएंट मीडियम है, जिसके अंदर अपन ने उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को रखा था, वो मीडियम कैसा हो सकता है, सुक्रोज का हो सकता है, अकार्बनिक लवण, विटामिन का हो सकता है, अमीनो एसिड का हो सकता है, तथा वृद्धि नियंत्रक जैसे ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इनका वो हो सकता है ना। इन विधियों के द्वारा, इन विधियों के प्रयोग द्वारा अत्यंत ही अल्प अवधि में हजारों पादपों का परिवर्धन संभव हो सकता है। अब इस विधि टिश्यू कल्चर से अपन क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम के अंदर अपन हजारों की संख्या में नए प्लांट जो है वो बना सकते हैं। उत्तक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उत्पादन करने की विधि को क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन इंग्लिश में, हिंदी में सूक्ष्म प्रवर्धन। अभी सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, अपन एक छोटे सी टिश्यू से एक पूरा प्लांट बना रहे, इसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, इनमें प्रत्येक पादप आनुवांशिक रूप से मूल पादप के समान होते हैं। जो मूल पादप अपना जो मेन प्लांट था उसी से ये सेम टू सेम होंगे, आनुवांशिक रूप से जेनेटिकली सेम टू सेम होंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जेनेटिकली एकदम से एग्जैक्ट कॉपी होंगे एक दूसरे के। ठीक, जहां से वह पैदा हुए हैं यह सोमा क्लोन कहलाते हैं, और इनको क्या कहते हैं, सोमा क्लोन कहते हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण मुख्य खाद्य पादपों जैसे टमाटर, केला, सेब आदि के बड़े पैमाने पर उत्पादन इस विधि द्वारा किया गया है। किसी उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला में आप अपने अध्यापक के साथ जाओ भाई, जाओ। ठीक है, इस विधि का अन्य महत्वपूर्ण उपयोग रोग ग्रसित पादपों से स्वस्थ पादपों में पूर्ण लाभ है। यदि पादप विषाणु से संक्रमित है तब भी बीजोत्तक जो उत्तक है, ठीक है, विषाणु से अप्रभावित रहता है। तो इससे क्या कर सकते हैं अपन, कोई रोग ग्रसित कोई प्लांट है तो उससे अपन क्या है, एक नया प्लांट बिना रोग वाला बना सकते हैं, क्योंकि जो वायरस से अगर कोई प्लांट ग्रसित है तो उससे क्या है, जो भी बीजोत्तक उत्तक होता है वहां पर तो वायरस जाता ही नहीं है ना, वहां पर नहीं जाता, वायरस फ्री होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से एक नया प्लांट बना लेंगे। ठीक है, अतः विभज्योतक जो मेरिस्टेमेटिक जिसको कहेंगे को अलग कर उसे विट्रो में उगाया जाता है ताकि विषाणु मुक्त जो पादप है वो तैयार हो सके। वैज्ञानिकों को केला, गन्ना, आलू आदि संवर्धित विभज्योतक तैयार करने में काफी सफलता मिली है। ठीक बात है। चलो, यहां तक कि वैज्ञानिकों ने पादपों में से एकल कोशिकाओं अलग की, ठीक है, एक एक कोशिका निकाली, जैसे आलू के अंदर निकाली थी अपन ने और टमाटर के अंदर निकाली थी, तथा उनकी कोशिका भित्ति का पाचन हो जाने से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरा नग्न प्रोटोप्लास्ट पृथक किया जाता है। अपन ने क्या किया था, उसके बाद सेलुलेज डाल दिया था। सेलुलेज से क्या हुआ, वो सेलुलोज की सेल वॉल जो थी वो खत्म हो गई थी। फिर क्या मिला अपन को, प्रोटोप्लास्ट मिल गया था। ठीक है, प्रत्येक किस्म में वांछनीय लक्षण विद्यमान होते हैं। पादपों की दो विभिन्न किस्मों से अलग किया गया प्रोटोप्लास्ट युग्मित होकर एक साथ में मिला देंगे, उसको क्या कहेंगे, संकर प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न करता है, जो आगे चलकर नए पादपों को जन्म देता है। और वो संकर प्रोटोप्लास्ट जो है वो आगे जाकर क्या करेगा, नए प्लांट को जन्म देगा, जिसको नाम अपन ने पोमेटो दिया था। ठीक है, अभी बात करेंगे उसकी। यह संकर कायिक संकर कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, कायिक संकर, और इंग्लिश में सोमेटिक हाइब्रिड कहते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, हिंदी में कायिक संकरण कहा जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति की कल्पना करो जब टमाटर का प्रोटोप्लास्ट आलू के प्रोटोप्लास्ट से युग्मित होता है तथा वृद्धि करने के बाद इसे नए संकर पादप का जन्म होता है। इसमें टमाटर और आलू के अभिलक्षण संयुक्त रूप से होते हैं। इस प्रक्रम के परिणाम स्वरूप पोमेटो का निर्माण होता है, परंतु दुर्भाग्यवश इस पादप में व्यावसायिक उपयोग के लिए वांछित समुचित अभिलक्षण का अभाव था। ठीक है, इसके अंदर जो अपन वांछित जो लक्षण थे उनका अभाव था, इसलिए क्या है, इसको मार्केट के अंदर नहीं उतारा गया। ठीक है, क्या ऐसा कोई वैकल्पिक रास्ता है जिसमें आनुवंशिक जानकारी का उपयोग करते हुए किसान अपने खेतों में सर्वाधिक उत्पादन ले सकेंगे? क्या ऐसा कोई तरीका है, अपन को पूछ रहा है, जिसके द्वारा खादों एवं रसायनों का न्यूनतम उपयोग कर उसके द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का घटा सकते हैं? आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों का उपयोग ही इस समस्या का हल है। ठीक है, ये जो सारी समस्याएं, इनका जो हल है वो कौन है, आनुवंशिकता रूपांतरित जो आपकी फसलें हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आपकी फसलें हैं, उन्हीं से क्या है, अपन ये सारी चीजें कम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक, जंतु जिनके जीन्स हस्तकौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, आनुवंशिकता है रूपांतरित जीव कहेंगे। ऐसे पौधे जिनके अपन जीन्स क्या कर दिए, मॉडिफाई कर दिए, आनुवंशिक पदार्थ जिनका मॉडिफाई कर दिया, उनको क्या कहेंगे अपन, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है, आनुवंशिकता रूपांतरित जीव कहेंगे, इंग्लिश में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन लिख रखा है, इसको आप ऑर्गेनिज्म कर लेना अपनी एनसीईआरटी में। ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक बात है। चलो,
कहलाते हैं। शॉर्ट में इनको क्या कहेंगे, जीएमओ। जीएमओ का मतलब क्या है, जी मतलब जेनेटिकली, एम का मतलब मॉडिफाइड और ओ का मतलब ऑर्गेनिज्म। तो जीएमओ का व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्रकृति परपोषी पौधों, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति व खाद्य जाल पर निर्भर करता है। जीएम पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक होता है। जो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आपके पौधे हैं, ऐसे पौधे जो जिनको अपने रूपांतरित कर दिया है, वो अपने कई प्रकार से लाभदायक हो सकते हैं। देखते हैं कैसे। ठीक है, आनुवांशिक रूपांतरण जो अपने पौधे हैं उनमें ये वाली क्वालिटीज आ सकती हैं। पहला अजैव प्रतिबलों, ठीक है, जो अजैव प्रतिबल है उनसे अपन को क्या मिल सकती है, राहत मिल सकती है। कैसे, पौधे के अंदर अपन कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन करेंगे जिससे क्या है, अजैव जो प्रतिबल है उनसे क्या है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अजैव प्रतिबल क्या होते हैं, जैसे ठंडा, बहुत ठंड पड़ रही है, सूखा पड़ गया, लवण हो गया, बहुत ताप पड़ रहा है, ठीक है, तो उससे क्या है, अपन कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करेंगे उस प्लांट के अंदर कि उसको सर्दी, गर्मी, ठीक है, और आपकी सूखा, लवण, इससे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। कि प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण हो जाएगा। उसके प्रति जो उनको सहन करने वाली जो फसलें, उनका निर्माण अपन कर सकते हैं मॉडिफिकेशन करके। दूसरा, रासायनिक कीटनाशकों पर कम निर्भरता, ठीक है, जो रासायनिक कीटनाशक है, जो केमिकल्स हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उन से पर अपनी कम निर्भरता हो जाएगी, क्योंकि अपन जेनेटिकली वैसे कुछ मॉडिफिकेशन कर देंगे, आनुवांशिक रूप से उनको रूपांतरित अपन कर देंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कटाई पश्चात होने वाली नुकसानों को कम करने में सहायक, जो कटाई के बाद में जो नुकसान होने वाली फसलों के अंदर जो नुकसान होते हैं उनको भी कम कर सकते हैं। भैया कटाई के बाद में कौन सा नुकसान होता है, जैसे टमाटर जो है, टमाटर अपने भैया जो है फसल से, टमाटर की फसल से अपने टमाटर को तोड़ा पौधे से, उसके बाद में हमने ट्रक भरा और अपन मंडी लेके गए। अब मंडी जाने में अपन को लग गए 2-3 दिन लग गए, ठीक है भैया, तो 2-3 दिन में क्या है, टमाटर कैसा हो जाएगा, एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा, पिलपिला हो जाएगा। ठीक है, तो मंडी में जाएंगे, हम टमाटर दिखाएंगे, वो हमें भाव नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, जितना भाव होना चाहिए उतना नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि अपना टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुका है, पिलपिला हो चुका है। अब मंडी में अपन ने पहुंचाया है वो, तो कम भाव मिलेगा। अब मंडी से वो रिटेलर तक पहुंचेगा, छोटे छोटे दुकानदारों तक पहुंचेगा वो टमाटर, तब तक तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए अपना टमाटर जो है वो नहीं बिकेगा। इसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपन कुछ क्या कर सकते हैं, उसके अंदर रूपांतरित कर सकते हैं, उस टमाटर को मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि उसके अंदर क्या हो, वो जल्दी सॉफ्ट ना हो, पिलपिला जल्दी ना हो। समझ में आई बात, ठीक है, तो ये काम कर सकते हैं अपन। पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, ठीक है, तो पौधे जो है खनिज का उपयोग करते हैं, उसमें अपन क्या करते हैं, उनकी उपयोग करने की जो क्षमता उसको अपन बढ़ा सकते हैं। भाई इससे क्या होगा, मान लो मेरी जो भूख है वो 3 रोटी से खत्म होती है, मेरी भूख जो वो 3 रोटी से खत्म हो सकती है, लेकिन मैं क्या है 6 रोटी खाता हूं, मैं 6 रोटी खाता हूं। अगर मेरे अंदर यह क्षमता आ जाए कि मैं 3 रोटी तक ही अपना क्या, मेरे पता है मेरे को कि मेरी भूख तो 3 रोटी में खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं 6 रोटियां खा रहा हूं। तो अगर मेरे में ये क्षमता आ जाए कि मैं 3 रोटी ही खाऊं, पेट तो मेरा भर ही जाता है ना उससे, तो क्या हो जाएगा, 3 रोटी बच जाएंगी, वो घर का दूसरा मेंबर खा लेगा, तो जो अनाज है वो जल्दी खत्म नहीं होगा ना। समझ में आई बात। वैसे ही प्लांट जो है वो क्या लेते हैं, नीचे से खनिज लेते हैं, जमीन से खनिज लेते हैं, ठीक है, पोषक तत्व लेते हैं, तो जितना उनको चाहिए उससे वो अधिक ले लेते हैं। अगर वो प्लांट जो है, वो आपका पौधा जो है, अगर अधिक खनिज वगैरह लेता रहेगा जमीन से, तो जमीन के अंदर खनिज जो है वो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात कर रहे हो भैया, ये तो आप। इसी चीज को रोकने के लिए अपन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे उस प्लांट के अंदर, और वो अब जो है जितना उसको चाहिए होगा खनिज, उसी को वो लेगा, इसके अलावा अतिरिक्त खनिज नहीं लेगा। इससे जो है जो जमीन की उपजाऊपन है वो बना रहेगा। ठीक है, तो पौधों द्वारा खनिज की जो उपयोग क्षमता है ना, उपयोग करने की जो क्षमता है वो उसमें वृद्धि कर देंगे अपन, है ना। जो पांचवा वो क्या है, खाद्य पदार्थों के पोषणिक स्तर में वृद्धि। जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी जो पोषणिक स्तर है उसमें वृद्धि, उदाहरण विटामिन ए समृद्ध धान, गोल्डन राइस। ठीक है, अब कुछ लोग जो है वो चावल ही खा रहे थे भाई, है ना भाई, अफोर्ड नहीं कर सकते, सीधी बात है भाई, कि बहुत ज्यादा सेब खा लिए, अनार खा लिए, नहीं कर सकते, महंगे आते हैं। ठीक है, तो वो चावल पर ही ज्यादा डिपेंड थे कि सुबह भी चावल, शाम को चावल। तो उनके अंदर कुछ रोग आ गए यार, विटामिन की कमी आ गई, तो अब अफोर्ड तो नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ठीक है भाई, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, चावल ही खाओगे, तो हम एक काम कर देते हैं, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं, और हम जिस विटामिन की कमी है आप लोगों में, वो विटामिन हम चावल में डाल देते हैं। आप फल नहीं खा सकते, कोई बात नहीं, हम चावल में विटामिन डाल देंगे। चावल में विटामिन ए डाल दी, नॉर्मल चावल था उसमें विटामिन ए डाल दी। कैसे डालेंगे थोड़ी देर में बताएंगे आपको, कैसे जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, विटामिन ए डाली उसके अंदर, और वो कैसा बन गया, गोल्डन राइस हो गया। तो गोल्डन राइस जो होता है उसमें विटामिन ए की मात्रा होती है। ठीक है, उपयुक्त उपयोगों के साथ साथ जीएम का उपयोग तदनुकूल पौधों के निर्माण में सहायक है, जिनसे वैकल्पिक संसाधनों के रूप में उद्योगों में वसा, ईंधन, भेषजीय पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। तो इन सब में क्या है, अपन किसका उपयोग कर सकते हैं,
जैव प्रौद्योगिकी आपके उपयोग है। जैव प्रौद्योगिकी अपन से क्या कर सकते हैं, लेकिन एक प्लांट के अंदर उसके अंदर उसको रूपांतरित कर सकते हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन अपन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको वापस नोट्स में लेके चलता हूं और बात करेंगे अपन बीटी के बारे में। बीटी के बारे में बात करने से पहले मैं इस पेज को डिलीट कर देता हूं, ये खाली पेज है ना। चलो बीटी टॉक्सिन के बारे में बात करते हैं। क्या है ये बीटी टॉक्सिन? बीटी टॉक्सिन यार, बीटी की फुल फॉर्म है बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ठीक है, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो है एक इससे बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो है इससे क्या निकलता है, एक विषाक्त निकलता है। इससे क्या निकलता है, एक टॉक्सिन निकलता है। बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो है इसके स्पोर्स आते हैं, क्या आते हैं, इसके स्पोर्स आते हैं और वो मार्केट के अंदर मिलते हैं। ठीक है, कैसे मिलते हैं, पैकेट के फॉर्म में है ना, छोटे छोटे पैकेट आएंगे, उन पैकेट के अंदर उसके स्पोर्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे, उन स्पोर्स को मार्केट से खरीद के लेके आए, पानी में उनको घोला, उसके बाद में क्या कर देंगे, स्प्रे कर देंगे। कहां स्प्रे कर देंगे, अपनी फसल पे, अपने जो प्लांट्स हैं, अपने जो पौधे हैं उन पे क्या कर देंगे, स्प्रे कर देंगे। आपने देखा वो मशीन पीछे लटका के और उससे क्या करते हैं, स्प्रे करते रहते हैं, किसान है ना। हाँ, तो उससे क्या कर देंगे, स्प्रे कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि ये जो स्प्रे है, जो अपन ने स्प्रे किया है, एक प्लांट है, एक प्लांट है, उसकी पत्ती है, और उस पत्ती पर क्या कर दिया अपन ने, स्प्रे कर दिया, ये स्प्रे कर दिया। ठीक है, ये क्या है, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की स्पोर्स है। क्या है ये, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की क्या है, स्पोर्स है। ये जो लाल लाल आपको दिख रहे हैं, ये बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस की स्पोर है। ठीक है, अब ये जो बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है, ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, एक प्रोटीन बनाता है। कौन सी प्रोटीन भैया, प्रोटीन का क्रिस्टल बनाता है। और वो प्रोटीन जो है वो कैसे होती है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन बनाता है। ये क्या बनाता है, जो प्रोटीन है वो क्या है, टॉक्सिन है, विषाक्त है, लेकिन वो विषाक्त कैसा है, इनएक्टिव है, निष्क्रिय होता है। वापस सुनो ध्यान से, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो है, आ जाओ यहां पे आ जाओ एक बार, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है, जो कि एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। ठीक है, और वो उसके जो स्पोर्स हैं वो मार्केट में मिलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मार्केट से हमने गए, जो बीज की दुकान थी, जो दवाई की दुकान थी, उससे हमने वो लेके आ गए, बीटी लेके आ गए। ठीक है, पानी में घोला उसको, फिर अपने स्प्रे कर दिया। ठीक है, स्प्रे करेंगे तो वो प्लांट के ऊपर जाके गिरेगा स्प्रे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब सुनो ध्यान से, ये जो बीटी है, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, जो एक बैक्टीरिया है, ये क्या निकालता है, ये बनाता है एक प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है। वो जो प्रोटीन क्रिस्टल है वो क्या है, वो विषाक्त है। क्या है, विषाक्त, टॉक्सिन है वो। ठीक है, टॉक्सिन तो है लेकिन वो इनएक्टिव है। ठीक है, वो अभी एक्टिवेट नहीं हुई है। ये एक प्रोटीन बनाता है, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस एक प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है, लेकिन वो कैसे, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है। प्रो आ गया वर्ड के आगे तो वो क्या है, इनएक्टिव होती है। प्रो जहां भी आ जाए वो नाम के आगे वो इनएक्टिव होता है। तो ये क्या, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है। ठीक है भैया, प्रोटॉक्सिन है। अब क्या होगा, जैसे ही ये कीट जो है, जैसे ये कीट जो है इस पत्ती पे आके बैठेगा, ये इस पर इसको खाने की कोशिश करेगा, इस पत्ती को, तो जब इस पत्ती को वो खाएगा तो उसके साथ में क्या चला जाएगा, पत्ती को खाते खाते क्या चला जाएगा, उसके अंदर ये बीटी टॉक्सिन भी उसके अंदर चला जाएगा, बीटी भी उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, इस बीटी ने क्या बना रखा था, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन बना रखा था, लेकिन ये इनएक्टिव था, अभी इनएक्टिव था। जैसे ये कीट की गट में प्रवेश करेगा, जब वो खाएगा तो कीट की गट में तो जाएगा। अरे मैं खाना खाऊंगा तो मेरी एलिमेंट्री कैनाल में जाएगा, नहीं जाएगा, आहार नाल में जाएगा। वैसे ही कीट जो है वो इसको जब खाएगा तो कीट के अंदर ये जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो कीट की गट में ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन जो है ये चला जाता है। जैसे ही उस गट में जाता है तो ये वहां पर क्या होता है, एल्कलाइन मीडियम होता है। उसकी गट के अंदर कैसा होता है, क्षारीय माध्यम होता है। जो क्षार माध्यम है उसके अंदर जैसे ये प्रोटॉक्सिन जाएगा, ये टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। और जब एक्टिवेट होगी तो ये जो मिड गट इपिथेलियल सेल जो है, कीट की जो मिड गट की इपिथेलियल सेल जो है उनके साथ में जुड़ेगी, और जुड़ने के बाद क्या कर देगी, उसकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, उसकी गट के अंदर क्या कर देगी, छेद कर देगी। गट में क्या कर देगी, छिद्र बना देगी। जब छिद्र बनेंगे, जब छिद्र बन जाएंगे तो क्या होगा, कीट जो वो फूल जाएगा, उसके अंदर छिद्र बन जाएंगे और कीट जो वो फूल जाएगा, कीट फूलेगा और बाद में कीट जो वो फट जाएगा। और जब कीट फट जाएगा तो कीट की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। हमने कोई दवाई डाली क्या, नहीं डाली भैया, आपने कोई दवाई नहीं डाली। क्या डाला मैंने, एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया को मैंने उसके स्पोर्स लेके आया मार्केट से, उसको घोल के मैंने छिड़क दिया और उससे क्या है, ये कीट मर गया। ठीक है, मैंने कोई दवाई नहीं डाली, नहीं डाली। पौधे कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं है। जमीन को कोई नुकसान, कोई नुकसान नहीं है।
ठीक है, किया क्या हमने, सिंपल है जी, हमने वो स्पोर्स का छिड़क दिए इस पे, छिड़कने के बाद में ये जो बेसिलस थ्यूनिजिनेसिस है ये क्या करता है, प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है, जिसको जो क्या कहते हैं इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन है, ये इनएक्टिव स्टेज के अंदर होती है। जैसे ही कीट इसको खाएगा, कीट के अंदर ये प्रोटॉक्सिन जाएगी, कीट के अंदर क्या होता है, क्षारीय माध्यम होता है, क्षार माध्यम के कॉन्टेक्ट में जैसे ही प्रोटॉक्सिन आती है ये एक्टिवेट हो जाती है, और जैसे ही ये एक्टिवेट होगी ये टॉक्सिन, तो ये विषाक्त जो जैसे एक्टिवेट होगा ये कीट की जो मिडगट है उसकी एपिथेलियल सेल के साथ में जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद में कीट के अंदर, कीट की जो गट है उसके अंदर छेद बना देगा, और छेद बनाने के बाद में वो कीट जो फूलेगा और फट जाएगा और मृत्यु हो जाएगी उसकी। ठीक है, जो अब इसको अपन यहां तक कर लेते हैं एक बार। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग में जिनके बारे में तुम विस्तृत रूप से अध्ययन करोगे वह पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण है जो पीड़क नाशकों की मात्रा को कम प्रयोग में लाती है। ठीक है, यहां पर क्या है, अपन पीड़कनाशक कहां यूज कर रहे हैं, केमिकल थोड़ा यूज कर रहे हैं, केमिकल नहीं यूज कर रहे हैं अपन, है ना। बीटी का एक प्रकार का जीव विष है, बीटी क्या है, एक प्रकार का जीव विष है ना बीटी, जो एक जीवाणु जैसे बेसिलस थ्यूनिजिनेसिस संक्षेप में जिसको बीटी कहेंगे से निर्मित होता है। बीटी जीव विष जीव जीवाणु से क्लोनीकृत होकर पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह गई है। इस तरह से जैव पीड़कनाशकों का निर्माण होता है। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, जैव पीड़कनाशक का उपयोग कर सकते हैं। अब ये क्या जैव पीड़कनाशक क्यों बोल रहे हैं इसको, कोई केमिकल नहीं है जी, बेसिलस थ्यूनिजिनेसिस क्या एक जीवाणु है, जीव है, तो उस जीव से अपन पीड़कनाशक निकालें, इसलिए जैव पीड़कनाशक। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, भैया हम कितने दिन तक ऐसे यूज करेंगे, पैकेट खरीद के लाएंगे छिड़केंगे, ऐसा क्या करेंगे। आपको तो बायोटेक्नोलॉजी आती ही है, बिल्कुल आती है, तो बायोटेक्नोलॉजी से क्या करें अपन, प्लांट को ही ऐसा मॉडिफाई कर दे, प्लांट के अंदर ही ये बीटी वाला जो है, ये बीटी जो है प्लांट के अंदर ही डाल दें, ताकि जो है अपन को छिड़कना ना पड़े, प्लांट के अंदर खुद के अंदर ये बीटी वाला सिस्टम आ जाए। मैंने कहा ठीक बात है। मैंने कहा यार बेसिलस थ्यूनिजिनेसिस जो है ये टॉक्सिन बना रहा है, ये विषाक्त बना रहा है, मतलब इसके अंदर विषाक्त बन रहा है, मतलब सीधी सी बात है इसके अंदर ऐसा कोई जीन है जो ये विषाक्त बना रहा है। भैया ये बात तो ठीक है आपकी, इसमें ऐसा कोई जीन है जो क्या बना रहा है, ये विषाक्त बना रहा है। उस जीन को नाम मैंने क्या दे दिया, बीटी जीन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया मैंने, बीटी टॉक्सिन जीन नाम दे दिया। ठीक है, अगर वो बीटी टॉक्सिन जीन मैं इस बेसिलस थ्यूनिजिनेसिस से निकाल लूं और प्लांट के अंदर डाल दूं उस जीन को, तो वो जीन जो है उस प्लांट के अंदर भी क्या बनाएगा, वो टॉक्सिन बनाने लग जाएगा, और जब कीट उस प्लांट को खाएगा तो क्या होगा, टॉक्सिन जो है उस कीट के गट में जाएगी, एक्टिवेट होगी, उसको फुलाएगी और फट जाएगा। सही बात है, ठीक। तो बीटी टॉक्सिन जीन प्लस कॉटन, ठीक है, बीटी टॉक्सिन जीन जो है मैंने कॉटन के अंदर डाले, कपास के पौधे में डाला, तो क्या बन गया, बीटी कॉटन बन गया, बीटी कपास बन गया। इस प्रकार से अपन काम कर सकते हैं। तो उदाहरण है बीटी कपास अपन ने बनाया, बीटी मक्का बनाया, धान टमाटर आलू व सोयाबीन आदि को अपन ने इस प्रकार से बनाया, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई करके। बीटी कपास के बारे में बात करते हैं, बीटी कॉटन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बेसिलस थ्यूनिजिनेसिस की कुछ नस्लें ऐसी हैं जो प्रोटीन का निर्माण करती हैं, ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो विशिष्ट कीटों को मारने में सहायक होती हैं। जो बेसिलस थ्यूनिजिनेसिस जो है अपना जो बैक्टीरिया है, इसकी कुछ नस्लें ऐसी हैं, बेसिलस थ्यूनिजिनेसिस की अलग अलग नस्लें हैं, और उनमें से कुछ नस्लें ऐसी हैं जो एक विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो एक किसी विशिष्ट बैक्टीरिया को मारेंगे। ठीक है, तो बेसिलस थ्यूनिजिनेसिस की कुछ नस्लें ऐसी हैं जो एक ऐसी प्रोटीन बनाते हैं जो कुछ विशिष्ट आपके जो रोगजनक कीट है उनको क्या मारेंगे। ठीक, जैसे लेपिडोप्टेरेंस, ठीक है, लेपिडोप्टेरेंस, ठीक है, ये तंबाकू की कली का कीड़ा है। लेपिडोप्टेरेंस जो होता है वो तंबाकू की जो कली है उसका कीड़ा होता है ये, ठीक है, और रोग सैनिक कीड़ा भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको मारने के लिए कोलेप्टेरेंस, ठीक है, ये बीटल, ठीक है, भृंग, ठीक है, डिप्टेरेंस फ्लाइज, मस्किटो मक्खी मच्छर, ठीक है, इनको मारने के लिए ये होता है। ठीक है, अब अपन एनसीईआरटी में जाते हैं। बीटी कपास, बेसिलस थ्यूनिजिनेसिस की कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो विशिष्ट कीटों जैसे लेपिडोप्टेरेंस, ठीक है, इसमें क्या लिथिडोप्टेरेंस, क्या लिथिडोप्टेसन अलग लिख रहा है भाई, लेपिडोप्टेरेंस नाम उसका ना, तंबाकू की कली का कीड़ा सैनिक कीड़ा, ठीक है, और कोलेप्टेरेंस भृंग, ठीक है, वह डिप्टेरन मक्खी मच्छर को मारने में सहायक होते हैं। जैसे लेपिडोप्टेरेंस जो है, कोलेप्टेरेंस जो है, डिप्टेरेंस है। अब लेपिडोप्टेरेंस जो है वो तंबाकू की कली का जो कीड़ा है उसको मारने में, और सैनिक कीड़ा उसको मारने में सहायक होता है। वैसे कोलेप्टेरेंस जो होता है वो भृंग को मारने में, बीटल को मारने में सहायक होता है, और वहीं मैं डिप्टेरन की बात करूं तो मक्खी मच्छर को मारने में सहायक होता है। बेसिलस थ्यूनिजिनेसिस अपनी वृद्धि के विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रवा का निर्माण करता है, प्रोटीन क्रिस्टल का निर्माण करता है। इन रवों में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है। यह जीव विष बेसिलस को क्यों नहीं मारता,
ये जो जैव जीविश है बेसिलस को क्यों नहीं मारता, क्योंकि ये इनएक्टिव होता है, ठीक है। वास्तव में बीटी जीविश प्रोटीन परागजीव विष निष्क्रिय रूप में होता है, मैंने आपको बता दिया निष्क्रिय होता है, परागजीव विष के रूप में होता है। जो ही कीट इस निष्क्रिय जीव विष को खाता है, जैसे ही कीट इसको खाएगा, इसके रवे आंत में क्षारीय पीएच के कारण, जो क्षारीय पीएच है उसके कारण क्या होगा, घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तन हो जाते हैं, है ना, वो सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। सक्रिय जीव विष मध्य आंत के उपकलीय कोशिका, जो एपिथेलियल सेल्स हैं, उपकलीय जो कोशिकाएं हैं, उनकी सतह पर बंधेंगे और उन्हें क्या कर देंगे, छिद्र कर देंगे, बताया मैंने आपको ना, छिद्र का निर्माण करेंगे, जिस कारण से कोशिकाएं फूलेंगी और फट जाएंगी और परिणाम स्वरूप कीट की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। समझ बात है, चलो जो मैंने आपको बता ही दिया। बीटी टॉक्सिन जो जीन है, अब अलग अलग बीटी टॉक्सिन जीन है और उनका टारगेट जो आपका कीट होगा वो अलग अलग होगा, एक जीन का अलग अलग हो सकता है। जैसे क्राई1AC ये क्या एक बीटी टॉक्सिन जीन है, ठीक है, और क्राई2AB, क्राई1AC और क्राई2AB ये दोनों जीन जो है बीटी टॉक्सिन की जीन है, दोनों ही बीटी टॉक्सिन बनाते हैं। लेकिन ये कौन से कीट को मारते हैं, ये मारते हैं कॉटन बोलवॉर्म को मारते हैं। किसको मारते हैं, कॉटन बोलवॉर्म। कपास का मुकुल कर्मी जो होता है उसको मारने में ये वाले दो जीन जो है वो टॉक्सिन बनाते हैं। एक जीन है क्राई1AB, क्राई1AB जो है वो कॉर्न बोरर, मक्का का जो छेदक होता है उसको मारता है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है तो इनके बारे में आपको एग्जैक्टली याद होना चाहिए। क्राई1AC और क्राई1AB ये किसको मारते हैं, कपास का जो मुकुल कर्मी है उसको मारेंगे, और क्राई1AB जो है ये मक्का छेदक को मारेगा, ठीक है। अब वापस अपन एनसीईआरटी में जाते हैं। विशिष्ट बीटी जीव विष जीन्स बेसिलस thuringiensis से पृथक कर कई फसल जैसे कपास में संविष्ट किया जा सकता है। जीन्स का चुनाव फसल व निर्धारित कीट पर निर्भर करता है। अब कौन सा जीन अपन को लेना है, वो जीन किस पर निर्भर करेगा कि अपन फसल कौन सी ले रहे हैं और उस फसल पर आपका कीट कौन सा लगता है, ठीक है। अब मक्का पे क्या लगता है, मक्का छेदक लगता है, ठीक है। और वही मैं बात करूं इस पे कपास पे मुकुल कर्मी लगता है, तो मुकुल कर्मी को मारना है तो मैं क्या लूंगा, क्राई1AC और क्राई2AB ये दो जीन जो है ये मैं डालूंगा कपास के अंदर। अगर मेरे को मक्का छेदक को मारना है तो मक्का की जो फसल है उसके अंदर मैं कौन सा डालूंगा, उसके अंदर मैं क्राई1AB डालूंगा, ठीक है। जबकि सर्वाधिक बीटी जीव विष कीट समूह विशिष्टता पर निर्भर करते हैं। जीव विष जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं ऐसे क्राई, इसे क्या कहते हैं, क्राई कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, उदाहरण स्वरूप जो प्रोटीन जीन क्राई1AC और क्राई2AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं वे कपास के मुकुल कर्मी को नियंत्रित करते हैं, उसको मारते हैं, ठीक है। जबकि क्राई1AB जो है वो मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। समझ में आई बात, ये वाला डायग्राम देख लो एनसीईआरटी का। कपास है जी, कपास के ऊपर पहले ये ऐसे कली सी लगती है, ऐसे गेंद सी लगती है ना, और उसके बाद में ये जो खुलती है और ऐसा कपास निकलता है, ठीक है। अब इसमें देखो, यहाँ पर देखो छेद कर दिया इसमें, ठीक है, तो ये इसको मारने का काम करता है ना। चलो अब अपन अगला चलते हैं, गोल्डन राइस की बात कर लेते हैं। चलो गोल्डन राइस का नाम क्या है, आपका साइंटिफिक नेम क्या है, ओराइजा सटाइवा। क्या नाम है, ओराइजा सटाइवा। ये क्या आनुवांशिकता रूपांतरित है, जो गोल्डन राइस है वो नेचुरल नहीं है, आनुवांशिक इसको रूपांतरित किया गया है, मॉडिफाई इसको किया गया है, जेनेटिकली इसको मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। इसमें क्या डाला गया है, बीटा कैरोटीन डाला गया है, जबकि जो गोल्डन राइस जो है इसके अंदर बीटा कैरोटीन का जीन डाला गया है, और बीटा कैरोटीन का जीन क्या बनाएगा, विटामिन ए बनाएगा। तो जो गोल्डन राइस होता है इसके अंदर विटामिन ए की मात्रा होती है। कैसे बनाया जी, देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कुछ लोग जो है वो सिर्फ चावल खा रहे थे, उसके अंदर क्या है विटामिन की कमी आई, तो अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, वो फल वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम चावल के अंदर, आप चावल खाओ, हम चावल के अंदर ही क्या है विटामिन डाल देंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लांट है डेफोडिल प्लांट, ठीक है। उस डेफोडिल प्लांट से एक जीन निकाला, इस डेफोडिल प्लांट के अंदर विटामिन ए की मात्रा होती है, बीटा कैरोटीन होता है। तो बीटा कैरोटीन अगर होता है तो बीटा कैरोटीन का जीन भी होगा उसके अंदर। तो डेफोडिल जो प्लांट है इससे अपन ने क्या निकाला, बीटा कैरोटीन का जीन निकाला और संवाहक के साथ में जोड़ दिया उसको। अपन ने लास्ट चैप्टर के अंदर सीखा हुआ संवाहक के साथ में कैसे जोड़ते हैं। बीटा कैरोटीन जीन को अपन ने संवाहक के साथ में जोड़ा और फिर अपन ने नॉर्मल जो अपनी राइस वैरायटी थी, जो सामान्य जो अपनी राइस वैरायटी थी, उसके अंदर इस बीटा कैरोटीन जीन को अपन ने भेज दिया। बीटा कैरोटीन जीन जब इस राइस के अंदर पहुंचा तो अब क्या है, यहां पर वो बीटा कैरोटीन बनाने लग गया। बीटा कैरोटीन से क्या बनता है, आपका विटामिन ए, ठीक है। तो ये क्या बन गया, गोल्डन राइस बन गया। सामान्य अपना जो चावल था वो गोल्डन राइस हो गया, ठीक है। चलो एक है फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर क्या होता है, फ्लेवर सेवर एक वेराइटी है किसकी, टमाटर की एक वेराइटी है फ्लेवर सेवर। और ये फ्लेवर सेवर जो है वो जीएम टमाटर है। जीएम का मतलब गुड मॉर्निंग, ठीक है, नहीं, जीएम का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो टमाटर है उसका नाम है फ्लेवर सेवर। भैया इसमें खास बात क्या है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि टमाटर की खेती करी, टमाटर तोड़े हमने और फिर अपन ट्रक भरा और लेके गए मंडी।
3 दिन लग गए और 3 दिन में तो टमाटर हो गए पिलपिले। तो ये फ्लेवर सेवर ऐसी वैरायटी है, इसके अंदर टमाटर जो काफी दिन तक चलता है, जल्दी से वो क्या है, सॉफ्ट नहीं होता। ठीक है, ऐसा जीन जो सॉफ्टनिंग के लिए, टमाटर की सॉफ्टनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने जेनेटिकली मॉडिफाई किया इस टमाटर को और हमने उस जीन को क्या है, स्टॉप कर दिया। जो जीन टमाटर को सॉफ्ट करता था उस जीन को ही हमने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। तो अब टमाटर की जो है लाइफ हमने बढ़ा दी, वो अब जल्दी सॉफ्ट नहीं होता। समझ में आई बात? तो ये फ्लेवर से वैरायटी है उसकी। अब बात करेंगे अपन किसकी, आरएनए इंटरफेरेंस की बात करेंगे, आरएनए अंतरक्षेप की बात करते हैं। ठीक, हुआ क्या कि तंबाकू का जो पौधा होता है, तंबाकू की जो फसलें हैं, उसके अंदर यार एक रोग लग गया। ठीक है, एक सूत्रकृमि है, नाम उसका मेलाइडोगाइनी इंकोग्निशिया। ये जो मेलाइडोगाइनी इंकोग्निशिया है, ये उनकी जड़ों में लग गया। किसके जड़ों में? तंबाकू की फसल के, तंबाकू के जो पौधे हैं उनकी जड़ों में लग गया। जब उनकी जड़ों में लगा तो फसल जो है वो बढ़िया नहीं हो रही थी भाई। ठीक है, उत्पादन बिल्कुल कम हो गया तंबाकू का। अब तंबाकू का उत्पादन जब कम होगा तो जो किसान हैं उनको तो दिक्कत होगी, उसके अलावा सरकार को भी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है तंबाकू से। तो दिक्कत हुई तो सरकार ने साइंटिस्ट को कहा, भाई ये तो गड़बड़ हो गई, इसको इनके रोग लग रहा है तंबाकू के, तो इस फसल को बचाओ आप। तो उन लोगों ने तरीका ढूंढा, ठीक है, उस फसल को बचाने के लिए। क्या तरीका ढूंढा, अभी उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सूत्रकृमि है, नाम क्या है, मेलाइडोगाइनी इंकोग्निशिया। तंबाकू की पौधों की जो जड़ें हैं उनमें यह संक्रमित होता है और पैदावार को काफी कम कर देता है। ठीक है, अब इस चीज से कैसे ओवरकम करते हैं, कैसे इसको ठीक करते हैं, अभी समझते हैं। संक्रमण को रोकने के लिए एक नवीन योजना को स्वीकार किया गया और जो आरएनए इंटरफेरेंस की प्रक्रिया पर आधारित है। और ये जो योजना है वो किस पर आधारित है, आरएनए इंटरफेरेंस। अब ये आरएनए इंटरफेरेंस होता कैसे है उसको बहुत ध्यान से समझना है। इस चैप्टर के अंदर ये समझने वाला जो टॉपिक है वो यही है, इसके अलावा जो है बातें नॉर्मल है, वो आप बहुत आसानी समझ जाओगे। लेकिन ये वाली जो बात है ध्यान से समझना। आ जाओ, ये मैं क्या बना रहा हूं, एक नॉर्मल प्लांट बनाऊंगा मैं। ठीक है, और प्लांट में कैसा बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा। ये जी एक प्लांट है। ठीक है, यूकार्योटिक प्लांट। कोई भी यूकार्योटिक प्लांट है उसके अंदर क्या होती है, एक क्षमता होती है। यूकार्योटिक प्लांट क्या क्षमता होती है, अभी बताएंगे। चलो, कि अगर उसमें क्या आता है, एक आरएनए आता है। और आरएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, डीएस आरएनए। ठीक है, 2 स्ट्रैंड है, मतलब 2 लड़ वाला आरएनए है, 2 लड़ वाला आरएनए है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। तो उसमें एक लड़ जो होगी उसको क्या कहेंगे अपन, सेंस, और दूसरी को कहेंगे अपन एंटी सेंस। क्या कहेंगे, एंटी सेंस कहेंगे। और ये सेंस जो है ना, सेंस वाली जो है वो क्या करती है, वो एमआरएनए बनाती है। वो क्या बनाती है, एमआरएनए बनाती है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो घुसा किसी एक यूकार्योटिक प्लांट की सेल के अंदर, और जब वो घुसता है तो उसका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आया, और आरएनए जब आया उसमें एक सेंस होता है, एक एंटी सेंस होता है। बिल्कुल ठीक बात है। सेंस वाला जो है वो क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है भैया। एंटी सेंस क्या बनाता है, वो कुछ नहीं बनाता, वो कुछ नहीं बनाता। ठीक है, अब ये एमआरएनए जो है इसने क्या बनाई, प्रोटीन बनाई। एमआरएनए से क्या बनी, प्रोटीन बनी। और ये प्रोटीन जो है ये क्या होती है, रोगजनक होती है, और इससे क्या होता है, रोग होता है। लेकिन जैसे अपने अंदर इम्यून सिस्टम होता है ना, जैसे अपने अंदर इम्यून सिस्टम होता है, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर भी इम्यून सिस्टम होता है। किस प्रकार से, ध्यान से देखना। इनके अंदर पहले से एक प्रोटीन पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर पहले से एक प्रोटीन पाई जाती है, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स क्या है ये भी एक प्रोटीन ही है। ठीक है, ये प्रोटीन किस काम आती है, जब भी कोई आरएनए आता है ना, जब भी कोई आरएनए आता है, कैसा आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जब भी आता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जब भी आता है तो क्या करती है ये, जिसमें एक एंटीसेंस होगा, एक सेंस होगा। ये जो आरएनए इंड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स, साइलेंसिंग जो कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करेगा, ये जाएगा सेंस पे, और सेंस पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, इस सेंस वाले पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, सेंस पे जुड़ जाएगा और एंटी सेंस पे भी जुड़ जाएगा। जुड़ गया जी, एंटी सेंस पे भी जुड़ गया। ठीक, लेकिन इसको पता है, इस कॉम्प्लेक्स को यह पता होता है कि अपने को मारने वाला कौन सा है। जुड़ेगा ये दोनों पे, एंटी सेंस और सेंस दोनों पे जुड़ेगा, लेकिन इसको पता है अपने को मारेगा कौन सा, सेंस वाला जो है वही आरएनए बनाता है, वही प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो ये किसको खत्म कर देता है, इस सेंस वाले को खत्म कर देता है। सेंस वाले को कर देगा, खत्म कर देगा। एंटी सेंस को कुछ नहीं करेगा, सेंस वाले को खत्म कर देता है। ठीक है,
तो अगर इसके अंदर ये आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो ये क्या कर लेता, इसको रोग कर देता। कौन कर देता रोग? ये जो अब जो भी आया है इसके अंदर पैथोजन आया है उसको रोक कर देता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इसमें क्या था, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स था। ये कुछ नहीं बनेगा ऐसा, ठीक है। इसको पहले खत्म कर दिया जाएगा, सेंस वाले को पहले खत्म कर दिया जाएगा। ये तो होगी नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से, सूत्रकृमि जो है वो किस प्रकार से रोक करता है वो देखना ध्यान से, ठीक है। सूत्रकृमि के अंदर क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएस डीएनए, ठीक है। और डीएस डीएनए में भी क्या है, एक सेंस है, एक एंटीसेंस है। एंटीसेंस है। ये सेंस और एंटीसेंस क्या करेंगे, यहां पर जो सेंस है वो क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। क्या बनाएगा? एमआरएनए बनाएगा। यहां पर डीएनए बना रहा है, एमआरएनए बनाएगा। और एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन बनाएगा। यहां पर जो है सेंस आरएनए एंटीसेंस आरएनए है ही नहीं, तो है ही नहीं तो अपना जो कॉम्प्लेक्स है आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग जो कॉम्प्लेक्स होता है, इसका इम्यून सिस्टम जो है प्लांट का वो काम नहीं कर पाएगा। और काम नहीं कर पाएगा तो ये क्या कर लेगा, इसको रोक कर देगा। ये कौन है? सूत्रकृमि है। किसका डीएनए? ये सूत्रकृमि का डीएनए है। सूत्रकृमि का डीएनए है। और जो क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा। और जब रोग होता है इस प्लांट के अंदर तो होता क्या है, यहां पर क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? छिद्र से बन जाएंगे। और इन छिद्रों से क्या होगा, इन छिद्रों से क्या होगा, जितना भी माल मसाला होगा ना, जितना भी खाद्य पदार्थ होगा, जितने भी मिनरल्स होंगे, वो सारे के सारे ये सूत्रकृमि खाने लग जाएगा। तो जड़ों के अंदर ये रोग लगता है, तंबाकू की जो जड़ों के अंदर ये रोग लगता है, और रोग जड़ों के अंदर रोग लग जाएगा तो क्या होगा, जितने भी सारा जो पदार्थ होगा खाने का और पोषक तत्व जितने भी होंगे वो सारे के सारे इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो प्लांट को कुछ मिल नहीं पाएगा और उत्पादन तो कम होगा, श्योर बात है। खाने को नहीं मिलेगा तो उत्पादन तो कम होगा, बिल्कुल ठीक बात है भैया आपकी। अब यह होगा रोग की, और ये होगी नॉर्मल कंडीशन। अब साइंटिस्ट लोगों ने किया क्या वो समझना ध्यान से। उन्होंने क्या किया, एक और पेज ले लेते हैं। उन्होंने किया ये, इससे छुटकारा पाने का उनको पास सिस्टम मिला उनको, और वो सिस्टम क्या था ये देखना। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो सेंस वाले क्या लिए, उन्होंने क्या लिए, डीएनए लिया, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया। लेकिन इसमें क्या है, सेंस एंटीसेंस नहीं था, इसमें दोनों ही सेंस वाले थे। क्या थे? दोनों ही सेंस वाले थे, है ना। इसमें सेंस एंटीसेंस नहीं था, इसमें दोनों ही क्या थे, सेंस वाले थे, ठीक बात है। और इन दोनों ने क्या बनाया, इन दोनों ने क्या बनाया, एमआरएनए बनाया। इन दोनों ने क्या बनाया, एमआरएनए बनाया, ठीक है। और इस एमआरएनए के अंदर, इस एमआरएनए के अंदर एक क्या है, सेंस, और एक क्या है, एंटीसेंस। एंटीसेंस, ठीक है। एक सेंस बना, एक एंटीसेंस बना। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, मेलाइडोगाइनी इंकोग्निशा जो आपका सूत्रकृमि है जो है, इस सूत्रकृमि का इतनी प्रोसेस तो ये करता ही है, उसके बाद में एमआरएनए बनाता है, ठीक है, एमआरएनए बनाता है। तो इन्होंने क्या किया, इस सूत्रकृमि का एक सेंस यहां से लिया, एक सूत्रकृमि से ले लिया, दूसरा सेंस जो है दूसरे सूत्रकृमि से ले लिया, और दोनों को साथ में जोड़ के क्या बना दिया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाया, और एक नई कोशिका के अंदर भेजा। दोनों ही सेंस वाले हैं, दोनों ही सेंस वाले, तो दोनों ही क्या बनाएंगे, एमआरएनए बनाएंगे। इनमें एमआरएनए में एक सेंस वाला, एक एंटीसेंस वाला है, ठीक है। और जब भी सेंस और एंटीसेंस वाले एमआरएनए पाते हैं तो प्लांट के अंदर क्या मौजूद होता है, प्लांट के अंदर भैया आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स होता है। और वो कॉम्प्लेक्स आ क्या करेगा, वो कॉम्प्लेक्स आके जुड़ेगा इन पे, ठीक है, एमआरएनए की एंटीसेंस और सेंस दोनों पे जुड़ेगा, दोनों पे जुड़ेगा। और जुड़ने के बाद में किसको खत्म करता है, वो सिर्फ खत्म करता है किसको, सेंस वाले को खत्म करता है, एंटीसेंस को कुछ नहीं करता, क्योंकि इसको पता है एंटीसेंस वाला अपने को कोई रोग करने वाला नहीं है, सिर्फ ये सेंस वाला ही रोग करेगा। अरे समझ में आई क्या बात, ठीक बात है। अब इस प्रकार से जो है साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारे क्या बना लिए, बहुत सारे क्या बना लिए, एंटीसेंस वाले बना लिए, एंटीसेंस बना लिए, बहुत सारे क्या बना लिए, एंटीसेंस बना लिए, बहुत सारे क्या बना लिए, एंटीसेंस बना लिए, बहुत सारे क्या बना लिए, एंटीसेंस बना लिए, एंटीसेंस बना लिए। इससे क्या होगा भैया, इससे होगा क्या, एंटीसेंस बनाने से क्या होगा, अब देखना क्या होगा एंटीसेंस बनाने से। जब रियल में अब वो रोग करने आएगा ना सूत्रकृमि, अब इसको इन्फेक्ट करने आएगा, संक्रमित करने आएगा इस प्लांट को, तो होगा क्या, ध्यान से देखना। ये अब आएगा कौन, सूत्रकृमि आएगा, ठीक है। तो सूत्रकृमि जो है यहां आया और उसने क्या किया, इसको इन्फेक्ट किया, इसको क्या किया, इन्फेक्ट किया, ठीक है। ये सूत्रकृमि का क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है,
क्या ये सूत्रकृमि का dsDNA, और इस dsDNA के अंदर एक क्या है, सेंस है, और एक क्या है, एंटी सेंस है, एंटी सेंस है। सेंस वाला क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा, mRNA लो बना देते हैं, mRNA बना दिया इसने, ठीक है। और वो क्या बनाता है, सिर्फ एक ही mRNA बनाता है ना, ये mRNA की लड़ बना दी, ठीक है। लेकिन 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 हमने पहले से क्या बना रखे हैं, हमने पहले से क्या बना रखे हैं, एंटी सेंस वाले बना लिए थे हमने, ठीक है। ये जो है आपका मिलाइडो गायनी इनकॉग्निशा जो सूत्रकृमि है, वो सिर्फ क्या बनाता है, mRNA की एक ही लड़ बनाता है। अगर वो दोनों लड़ बना देना, सेंस और एंटी सेंस, तो क्या होगा, अपना जो है आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग जो कॉम्प्लेक्स है वो पहचान लेगा उसको और उसके आगे चिपक जाएगा और उसको खत्म कर देगा। लेकिन इसने एक ही लड़ बनाई, ठीक है, एक लड़ बनाता है तो वो पहचान नहीं पाता, इसलिए अपन ने क्या बना दिए, एंटी सेंस अपन ने बना दिए, वो तो नहीं बनाता लेकिन अपन ने बना दिए। अब ये एंटी सेंस जो आएंगे, एंटी सेंस जो हमने बनाए थे वो आएंगे और इसके चिपक जाएंगे, ये अपने बनाए हुए एंटी सेंस है, ठीक है, जो हमने बनाए थे वो एंटी सेंस है, ये एंटी सेंस और ये सेंस है, ठीक है। अब क्या होगा, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग जो कॉम्प्लेक्स अपना आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो आके इस पे चिपक जाएगा, ठीक है, और चिपकेगा दोनों पे, लेकिन खत्म सिर्फ एक को करेगा, किसको, सेंस वाले को। सेंस वाला जब खत्म हो जाएगा तो कोई रोग नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से हमने इस पे काबू पाया और इस प्रोसेस को कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए के साथ में इंटरफेयर कर रहा है, आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। चलो आरएनए आई जो है, आरएनए इंटरफेरेंस जो है सभी यूकारियोटिक जीवों में कोशिका की सुरक्षा की एक विधि है, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस जो जितने भी यूकारियोटिक जीवों में जितनी भी कोशिका की सुरक्षा में क्या है, एक विधि है उनकी, जिसको आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो आके जुड़ता है। इस विधि में विशिष्ट एमआरएनए, जो विशिष्ट एमआरएनए है उसका पूरक डीएसआरएनए से वर्धित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है। एमआरएनए को अपन क्या कर देंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए में उसको वर्धित करेंगे और वो निष्क्रिय हो जाएगा, जिसके कारण एमआरएनए का ट्रांसलेशन रोका जा सकता है। एमआरएनए को अपन रोक सकते हैं, वो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन नहीं बनेगी तो कोई संक्रमित नहीं होगा, ठीक है। ये वाली बात अपन ने बात कर ली। पीड़क प्रतिरोधी पौधा, ठीक है। विभिन्न सूत्रकृमि मानव सहित जंतुओं एवं कई किस्मों के पौधों पर परजीवी होते हैं। सूत्रकृमि मिलाइडोगाइन इंकोग्निशिया तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफी कम कर देता है। बता दिया मैंने आपको। उपयुक्त संक्रमण को रोकने के लिए एक नवीन योजना को स्वीकार किया गया जो आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया पर आधारित है, ठीक है। आरएनए अंतरक्षेप कहते हैं इसको, आरएनए इंटरफेरेंस हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ना। सभी समीम केंद्री की, मतलब समीम केंद्री किसको कहते हैं, जबकि यूकारियोटिक है। जीनों में कोशिका की सुरक्षा की एक विधि है। इस विधि में विशिष्ट दूध आरएनए, जो दूध आरएनए किसको कहते हैं, एमआरएनए को ना, एमआरएनए पूरक द्विसूत्री आरएनए से वर्धित होने के पश्चात निष्क्रिय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप दूध आरएनए के स्थानांतरण, दूध आरएनए जो एमआरएनए वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा, और प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो क्या होगा, कोई रोग नहीं हो पाएगा। इस द्विसूत्रीय आरएनए का स्रोत संक्रमण रोकने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए जीनोम के प्रतिकृत के उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती आरएनए है, ठीक है। एमआरएनए का अपन क्या बना लेंगे, एंटीसेंस बना लेंगे, और दोनों जब साथ में आएंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों साथ में जब होंगे तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, और निष्क्रिय जब होगा तो वो कोई प्रोटीन नहीं बना पाएगा, क्योंकि अपन ने खत्म कर दिया सेंस वाले को। सेंस वाला जब खत्म हो जाएगा तो कोई प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी तो संक्रमण नहीं होगा। एग्रोबैक्टीरियम संवाहकों का उपयोग कर सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को प्रपोषी पौधों में प्रवेश करवाया जा चुका है। अब ये जो है अपन ने, एक मिनट बता देता हूं, ये जो एंटीसेंस वाला जो गुण है अपन इस पौधे के अंदर कैसे डाला, कौन सा संवाहक अपन को यूज करना पड़ेगा, संवाहक तो अपन को यूज करना पड़ेगा। जैसे जैव प्रौद्योगिकी के अंदर अपन ने बात करी थी, संवाहक कौन सा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक है। चलो आ जाओ। संवाहकों का उपयोग कर सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को प्रपोषी पौधों में प्रवेश करवाया जा चुका है। डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि प्रपोषी कोशिकाओं में अर्थ सेंस और प्रति अर्थ एंटीसेंस आरएनए का निर्माण करता है। ये दोनों आरएनए एक दूसरे से पूरक होते हैं, जो द्विसूत्री आरएनए का निर्माण करते हैं, जिससे आरएनए अंतरक्षेप प्रारंभ होता है। इसी कारण से सूत्रकृमि विशिष्ट दूत आरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं। आज जो सूत्रकृमि के जो विशिष्ट दूत आरएनए है वो क्या हो जाएंगे, इसमें निष्क्रिय हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप परजीवी प्रपोषी में विशिष्ट अंतरक्षेपी आरएनए की उपस्थिति से परजीवी जीवित नहीं रह पाएगा, और इस प्रकार परजीवी जो पौधे हैं, अपने जो परजीवी जो पौधे हैं उनकी सुरक्षा अपन कर सकते हैं, किससे, परजीवी से अपन सुरक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार से देखो, ये देखो जड़ों के अंदर इस प्रकार से इंटर कर लेते हैं, ये इसमें दिखा भी रखा है ना। आ जाओ, अब बात करेंगे चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। चिकित्सा में, ये तो कृषि के अंदर अपन ने बात कर ली, अब जैव प्रौद्योगिकी जो है इसके उपयोग चिकित्सा में किस प्रकार से हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे।
तो वर्तमान समय में लगभग 30 पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियां हैं, ठीक है। आज के टाइम पर लगभग 30 ऐसी दवाइयां हैं जो किससे बनी है, पुनर्योगज आपकी जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जो आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उससे बनाई गई है। विश्व में मनुष्य के प्रयोग के लिए स्वीकृत हो चुके हैं 30, ठीक है। और इनमें से भारत में कितनी है, 12 इनमें मार्केट में उपलब्ध है। पूरे विश्व के अंदर 30 आपकी पुनर्योगज औषधियां हैं और भारत के अंदर 12 हैं, ठीक है। चलो आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन की बात करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात कर लेते हैं। इंसुलिन का देखो स्ट्रक्चर देखो आप, इसमें एक होती है ए चेन, ये ग्रीन वाली सी चेन, और ये जो रेड वाली है बी चेन। 3 चेन है, ठीक है, ए चेन, बी चेन, सी चेन, ठीक है। अब ये अगर 3 चेन जिसमें होंगे ना, जिस इंसुलिन के अंदर ये 3 चेन होंगी, वो इंसुलिन कैसा होता है, इमेच्योर इंसुलिन होता है। कैसा होता है, इमेच्योर इंसुलिन होता है, मतलब ऐसा इंसुलिन जो परिपक्व नहीं हुआ है, प्रो इंसुलिन है। इसका नाम क्या कहेंगे अपन, प्रो इंसुलिन है ये, ठीक बात है। और यहां पर आप कहोगे भैया ये ए चेन और बी चेन के बीच में आपने क्या जोड़ रखे हैं, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ी हुई होती है, ठीक है। अब इनका क्या होगा, मैच्योरेशन होगा। ये तो क्या है, मैच्योर इंसुलिन है, इसका क्या होगा, मैच्योर में से परिपक्वन होगा इसका। जब ये परिपक्व होगी तो सी चेन को हटा दिया जाता है, सी चेन जो है वो हट जाएगी, और क्या बचेगा, ए चेन और बी चेन बचेगी, बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बचेंगे, और ये क्या है, आपकी मैच्योर इंसुलिन है। स्ट्रक्चर समझ में आया, स्ट्रक्चर समझ में आया इंसुलिन का। इंसुलिन के स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं है, 3 चेन है, ए चेन, बी चेन, सी चेन। अगर सी चेन जिसमें होगी, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट, ए चेन, बी चेन, सी चेन, सी चेन जिसमें होगी, ठीक है, सी चेन जिसमें होगी वो आपका इमेच्योर इंसुलिन होगा, और जिसमें सी चेन नहीं होगी वो मैच्योर इंसुलिन होगा, ठीक है। अब मधुमेह के रोगी अधिक हो रहे हैं विश्व में, पूरे विश्व में जो डायबिटीज के पेशेंट है वो बढ़ रहे हैं। पेशेंट बढ़ रहे हैं तो इंसुलिन की जरूरत भी अपन को पड़ेगी, क्योंकि इंसुलिन इसका इलाज है, ठीक है। तो इंसुलिन की अपन को अधिक मात्रा में चाहिए होगी, बिल्कुल सही बात है भैया आपकी। तो जानवरों से इंसुलिन, पहले हमने सोचा कि जानवरों से हम इंसुलिन निकाल लें, ठीक है, जानवरों से हमें इंसुलिन निकाल लें। तो जानवरों व सूअरों को मारकर उनके अग्नाशय पेंक्रियास से निकाला जाता था, ठीक है। पहले अपन ने क्या किया कि भाई जानवरों के अंदर भी इंसुलिन बनना, तो उस इंसुलिन को अपन निकाल लेते हैं, उनके अग्नाशय से इंसुलिन निकाल लेंगे। तो जो जानवर, मवेशी हैं, जो जानवर हैं और जो सूअर हैं, ठीक है, उनको मार दिया गया और उनकी अग्नाशय से अपन ने इंसुलिन निकाला और पेशेंट को देना स्टार्ट किया। आपको ये भैया ये तो बढ़िया बात है। बढ़िया बात तो इस प्रकार से है क्योंकि मीट तो लोग खा ही रहे हैं, खा रहे हैं, तो जो जानवर भी कट रहे हैं तो उनके अग्नाशय से अपन इंसुलिन निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन दिक्कत ये हुई कि ये एलर्जी करने लग गया, ये जो इंसुलिन था ये एलर्जी करने लग गया लोगों में, तो ये वाला तो आइडिया फ्लॉप हो गया। फिर हमने सोचा कि हम क्या कर लें, आरडीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बना लें, जो अपनी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उससे क्या बना ले अपन, पुनर्योगज जो आपकी डीएनए तकनीक है उससे क्या बना ले अपन, इंसुलिन बना ले। आइडिया तो बढ़िया है। इसे क्या किया मैंने, इंसुलिन बनाने वाला जीन लिया, इंसुलिन बनाने वाला जीन लिया, उसको डाला ये बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, और वो बैक्टीरिया जो है वो क्या बनाने लग गया, इंसुलिन बनाने लग गया, अधिक मात्रा में वो इंसुलिन बनाने लग गया। आपने कहा भैया ये तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा बढ़िया बात तो है, लेकिन वो इंसुलिन बनाता था वो कैसे बनाता था, इनएक्टिव बनाता था। कैसे बनाता था, इमेच्योर बनाता था, इनएक्टिव नहीं, इमेच्योर इंसुलिन बनाता था, ठीक है। अब इस इमेच्योर इंसुलिन को मैच्योर करना एक बड़ी चुनौती थी, ठीक है। तो मुख्य चुनौती क्या आई, मुख्य चुनौती यही कि परिपक्व इंसुलिन नहीं बना पा रहे थे। अपन इंसुलिन तो बना ले रहे थे लेकिन वो इमेच्योर बना रहे थे, परिपक्व जो आपकी इंसुलिन है वो नहीं बना पा रहे थे। तो इस चीज को सही करने के लिए कंपनी आई, अमेरिकन कंपनी थी, नाम उसका एली लिली, ठीक है, मुख्य अमेरिकन कंपनी है एली लिली, 1983 की बात है। ई कोलाई का प्लाज्मिड उन्होंने उपयोग में लिया। कौन सा प्लाज्मिड उपयोग में लिया, ये आपको याद होना चाहिए। ई कोलाई का प्लाज्मिड उन्होंने उपयोग में लिया था, और उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हम एक काम करेंगे, आपके पास में क्या बन रहा है, इमेच्योर इंसुलिन बन रहा है। इमेच्योर इंसुलिन का मतलब क्या है कि वो परिपक्व नहीं है। परिपक्व इंसुलिन के अंदर क्या होता है, सिर्फ ए चेन बी चेन होता है, और इमेच्योर के अंदर क्या होता है, ए चेन बी चेन सी चेन होती है। अगर हम ऐसा करें, ए चेन को हम अलग बनवा लें, बी चेन को हम अलग बनवा लें, उसके बाद में ए चेन और बी चेन को दोनों को आपस में जोड़ दें, तो झंझट ही नहीं रहेगा ना सी चेन का, तो परिपक्व इंसुलिन मिल जाएगी। बात तो ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ए चेन और बी चेन को अलग अलग बनाया, और उसके बाद में इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से इनको जोड़ दिया, और परिपक्व इंसुलिन बन गई। किसने बनाया, एग्जाम में आया हुआ है, एली लिली कंपनी ने बनाया 1983 के अंदर। ह्यूमन इंसुलिन को क्या कहते हैं, ह्यूमिलिन कहते हैं। जो ह्यूमन की इंसुलिन होती है उसको कहते हैं ह्यूमिलिन कहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं जीन चिकित्सा की। जीन चिकित्सा की बात करने से पहले एनसीईआरटी को थोड़ा रीड कर लेते हैं। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों का स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित व अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव। पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियों का अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है।
साइड इफेक्ट्स नहीं होते इतने। जबकि ऐसा देखा गया कि उपरोक्त उत्पाद जो अमानवीय स्रोतों से विलगित किए गए हैं वे वांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव डालते हैं। वर्तमान समय में लगभग 30 पुनर्योजित चिकित्सीय औषधियां पूरे विश्व भर में मनुष्य के प्रयोग के लिए स्वीकृत हो चुकी हैं और वर्तमान में इनमें से 12 भारत में विपणित है। ठीक है, विपणित मतलब मार्केट में घूम रही है। ठीक है, आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन अपन ने पढ़ तो लिया, इसको एक बार एनसीईआरटी कर लेते हैं। वयस्कों में होने वाली मधुमेह को नियंत्रण निश्चित समय अंतराल पर इंसुलिन लेने से ही संभव है। इंसुलिन लेना पड़ेगा। मानव इंसुलिन पर्याप्त उपलब्ध न होने पर मधुमेह रोगी का क्या करेंगे बताओ भाई। उस पर विचार करने पर हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमें अन्य जानवरों से इंसुलिन वियुक्त कर उपयोग में लाना होगा। क्या अन्य जंतुओं से वियुक्त इंसुलिन मानव शरीर में भी प्रभावी है? ठीक है, प्रभावित है, लेकिन एलर्जी होती है और उसका मानव शरीर से प्रतिरक्षा अनुक्रिया पर कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं पड़ता। तुम कल्पना करो कि यदि कोई जीवाणु मानव इंसुलिन बना सकता तो निश्चय ही पूरी प्रक्रिया सरल हो जाएगी। तुम आसानी से ऐसे जीवाणु को अधिक मात्रा में विकसित कर जितना चाहे उतनी आवश्यकता में इंसुलिन बना सकते हो। मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले इंसुलिन जानवरों व सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला जाता था। जानवरों द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी होने लग गई। बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरे तरह की प्रतिक्रिया होने लगती थी। इंसुलिन 2 छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, श्रृंखला ए चेन और श्रृंखला बी चेन, जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों मतलब बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है। मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन प्राक हार्मोन, ठीक है, प्राक एंजाइम की तरह प्राक हार्मोन को पूर्ण परिपक्व या क्रियाशील हार्मोन बनाने के लिए संसाधित होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये इंसुलिन जो है आपकी इनएक्टिव होती है, इमेच्योर होती है। ठीक है, जिसमें एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसको पेप्टाइड सी कहते हैं, पेप्सी चेन। ठीक है, यह सी पेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता। ठीक है, जो परिपक्वता के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाता है। बताया मैंने आपको। आरडीएनए तकनीक का प्रयोग करते हुए इंसुलिन के उत्पादन में मुख्य चुनौती यह कि इंसुलिन को एकत्रित कर परिपक्व रूप में तैयार किया जाए। 1983 में एक एलिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया गया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप में होती हैं, जिसे ई कोलाई के प्लाज्मिड को उपयोग में लेते हुए प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखला का उत्पादन किया गया। इन अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं ए और बी को निकालकर डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जोड़ दिया गया, संयोजित कर दिया गया और मानव इंसुलिन का निर्माण किया गया। इस प्रकार से किया गया था, बता चुका हूं आपको। फिर बात करेंगे जीन चिकित्सा की। आते जीन चिकित्सा, इंग्लिश में जीन थेरेपी कहते हैं इसको। दोषपूर्ण जीन, डिफेक्टिव जीन, सामान्य। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, क्या जीन थेरेपी जो है जीन चिकित्सा के अंदर होता क्या है, जो दोषपूर्ण जीन है, जिस जीन के अंदर डिफेक्ट है ना, किसी इंसान के अंदर कोई जीन है और उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया, तो उसके इस चिकित्सा के अंदर क्या करते हैं, उस डिफेक्टिव जीन को अपन क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, बदल देंगे, किससे, सामान्य जीन से रिप्लेस करेंगे ना। ठीक है, पहली जीन चिकित्सा 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की की गई थी जिसमें एडेनोसिन डीएमिनेज अदा की कमी थी। ठीक है, तो इस लड़की के अंदर 4 साल की लड़की थी, उसमें अदा की कमी थी। अदा की जिसमें कमी होगी उसके अंदर बहुत सारी दिक्कतें होंगी, तो इसलिए जीवन में कुछ हो या ना हो, अदा होनी जरूरी है। या कौन सी, अस्वया राय, नोरा फतेही, वो वाली अदा? अरे नहीं, वो वाली अदा नहीं है। अदा का मतलब एडेनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, किस काम आता है ये? अगर इस अदा की कमी हो गई ना, एडीए की अगर कमी हो गई तो बहुत सारे रोग लग जाएंगे। कैसे लगेंगे बहुत सारे रोग? क्योंकि इम्यून सिस्टम फिर पूरा बंद हो जाता है। किसी के मान लो HIV हो गया, एड्स हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर एक इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है। ठीक, एक इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है, फिर भी इतने सारे रोग लग जाते हैं। लेकिन अगर ADA की कमी हो गई तो उसके अंदर दोनों इम्यून सिस्टम जो वो काम नहीं करेंगे और इतने सारे रोग लग जाएंगे जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। जिन जीवाणुओं की, जिन रोगजनकों की मार्केट के अंदर, रोगजनकों की जो मार्केट है उसके अंदर बिल्कुल वैल्यू नहीं है, वो किसी को रोग कर ही नहीं सकते, वो भी फिर उस इंसान को रोग करने लग जाते हैं क्योंकि इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो कहेंगे अब हमारा नंबर आया है, हम करेंगे पहले रोग। ठीक है, तो वो भी रोग करने लग जाते हैं। और इस कंडीशन क्या कहते हैं, SCID कहते हैं। क्या कहते हैं? SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में SCID। ADA इम्यूनिटी के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है, ADA की अगर कमी होगी तो SCID हो जाता है। अब ADA की कमी के लिए 3 तरीके हैं, इसको ठीक करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला है अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण कर दो, अस्थि मज्जा को ट्रांसप्लांट कर दो। ठीक है, तो दोषपूर्ण जो अस्थि मज्जा उसको बदल देंगे, किससे, सामान्य अस्थि मज्जा से बदल देंगे। आपने कहा तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यार इसको आसान नहीं है, ये परमानेंट इलाज नहीं है, परमानेंट इलाज भी नहीं है, और ये क्या है, टाइम टू टाइम करवाना पड़ेगा आपको, और उसके अलावा ये बहुत महंगी प्रोसेस है। दूसरा है एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा। इसके अंदर क्या करेंगे अपन, ADA जो आपका एंजाइम है उसको क्या करेंगे, इंजेक्शन के अंदर भरेंगे और पेशेंट के अंदर उसको
इंजेक्ट कर देंगे। हमने कहा भैया ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि एडीए जो है ये अमर नहीं होता जी, ठीक है, तो ये कुछ टाइम बाद में आपको वापस इंजेक्ट करवाना पड़ेगा, ये भी क्या है, इसका पक्का इलाज नहीं है। तीसरा आपका लसीकाणु से। लसीकाणु से क्या करेंगे अपन, आ जाओ पहले दिखाता हूं मैं आपको लसीकाणु से क्या करते हैं, यहां बना लेते हैं। चलो, ये एक पेशेंट है जी, ये एक पेशेंट है, ये इसकी आंखें, ये इसका नाक, ये इसका मुंह, ठीक है, और ये इसका पतला सा गला, और ये इसके हाथ हो गए, ठीक है, ये इसके पैर, ऐसे मान लो ये पेशेंट है, इसके अंदर एडीए की कमी है जी, एडीए की कमी है इसके अंदर, एडीए की कमी है, ठीक है। एडीए की इसमें कमी है तो करेंगे क्या, इससे क्या निकालेंगे अपन, लसीकाणुओं को बाहर निकाल लेंगे। लसीकाणु जो है उनको अपन बाहर निकाल लेंगे, लसीकाणु को अपन ने बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद में क्या करेंगे, उनको अपन ने लैब के अंदर लिए, ये लसीकाणु अपन ने भर लिए, ठीक है। अपने पास में क्या है, एक रेट्रोवायरस है, क्या है अपने पास में, एक रेट्रोवायरस है। ये क्या है, रेट्रोवायरस, इसका नाम भी मैं लिख देता हूं, ये है जी रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस, ठीक है, संवाहक है ये, रेट्रोवायरस है, ठीक बात है। और इस रेट्रोवायरस के साथ में अपन क्या जोड़ देंगे, एडीए को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ते हैं ये बात आप सबको पता है, कैसे जोड़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपन अच्छे से सीख के आए हैं, कैसे काटते हैं, कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे अपन, रेट्रोवायरस को जोड़ देंगे, रेट्रोवायरस के साथ में कैसे जोड़ देंगे, एडीए को जोड़ देंगे। ये हमने एडीए को जोड़ दिया इसके साथ में। अब ये जो रेट्रोवायरस है ये संक्रमित करेगा, जिसको संक्रमित करेगा, लसीकाणु को। और इस रेट्रोवायरस को अपन ने क्या कर रखा है, वेक्टर में बदल रखा है, वेक्टर में बदल रखा है। तो यहां पर जो है ये अपना जो संक्रमण है कोई रोग तो कर नहीं सकता, ये संक्रमित करके किसको, एडीए को क्या है, इनमें पहुंचा देगा, किसमें, इनके अंदर पहुंचा देगा, लसीकाणुओं के अंदर पहुंचा देगा। अब इन सारी लसीकाणुओं के अंदर क्या है, एडीए पहुंच चुका है। जब इन लसीकाणुओं के अंदर एडीए पहुंच जाएगा तो अपन क्या करेंगे, इस इंसान के अंदर, इस पेशेंट के अंदर वापस इन लसीकाणुओं को भेज देंगे और क्या हो जाएगा, एडीए सब के अंदर पहुंच जाएगा। आपने कहा भैया ये तो पक्का इलाज हो गया, अब तो पक्का इलाज हो ही गया। मैंने कहा रुको, सब्र करो, भी सुनो ध्यान से। रोगी के रक्त को से लसीकाणु को बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल एडी का जीन लसीकाणु में प्रवेश कराएंगे, करवा दिया, किसके यूज करेंगे, पश्च विषाणु को यूज करेंगे, रेट्रोवायरस को यूज करेंगे संवाहक के रूप में, ठीक है। और लसीकाणु को शरीर में वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। यह भी स्थायी इलाज नहीं है, पक्का इलाज ये भी नहीं है। क्यों, क्योंकि लसीकाणु मृत्यु प्राय होती हैं, अमर नहीं होती लसीकाणु। अगर लसीकाणु अमर होती तब तो सोच सकते थे, ठीक है, लेकिन लसीकाणु अमर नहीं होती। अमर नहीं होती तो क्या करेंगे, अब अमर नहीं होती तो भाई नहीं होती, ठीक है, इसलिए यह भी पक्का इलाज नहीं है। इसका पक्का इलाज कब हो सकता है, अगर भ्रूण अवस्था में किया जाए तो यह स्थायी इलाज हो सकता है। अगर भ्रूण अवस्था में इस चीज को किया जाए तो यह पक्का इलाज हो सकता है। और अगर कोई वयस्क हो गया उसके बाद में, एडल्ट हो गया उसके बाद में करोगे तो फिर तो नहीं, ठीक है। चलो इसको एनसीईआरटी से कर लेते हैं एक बार। यदि एक व्यक्ति आनुवंशिक रोग के साथ पैदा हुआ हो तो क्या इस रोग के उपचार हेतु कोई चिकित्सा व्यवस्था है, ठीक है। जीन चिकित्सा ऐसा ही एक प्रयास है। जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों को सुधार किया जाता है, ठीक है। उसमें रोग के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या उत्कों में प्रवेश करवाया जाता है, ठीक है। आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति की या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं, ठीक है। किसी भ्रूण के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर अपन क्या करेंगे, जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिप्लेस करेंगे नॉर्मल जीन से, ताकि वो नॉर्मल जीन सही कार्य कर सके ना। जीन चिकित्सा का पहले प्रयोग वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। उपरोक्त समस्या जो एंजाइम एडेनोसिन डीएमिनेज के लिए जिम्मेदार है, इसके लोप होने के कारण कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से होता है, और जबकि दूसरों में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा से होता है, ठीक है, एंजाइम रिप्लेस करके उपचार किया गया है, जिसमें सुई द्वारा रोगी को सक्रिय एडीए जो है वो दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। इंजेक्शन में मैंने आपको बताया ना आपको। उपरोक्त दोनों विधियों में यह कमी है कि यह पूर्णतः रोग नाशक नहीं है, ठीक है। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसीकाणु को निकालकर शरीर के बाहर संवर्धन किया जाता है, ठीक है। सक्रिय एडीए का cDNA पश्च विषाणु संवाहक का प्रयोग कर लसीकाणु के में प्रवेश कराकर अंत में रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है। बताया मैंने आपको ये प्रोसेस। ये कोशिकाएं मृत प्राय होती हैं, इसलिए आनुवंशिक निर्मित लसीकाणुओं को समय समय पर रोगी को अपन को देना पड़ेगा, बार बार देना पड़ेगा, पक्का इलाज नहीं है एक बार में, ना। अलग करने की आवश्यकता होती है। यदि अस्थि मज्जाओं से विलगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं से उत्पादित एडीए में प्रवेश करवा दिया जाए तो ये स्थायी उपचार हो सकता है। भ्रूण अवस्था में करेंगे तो स्थायी उपचार हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा ना। चलो आणविक निदान की बात करते हैं।
आणविक निदान, मोलिकुलर डायग्नोसिस कहते हैं इसको। आणविक निदान मतलब किसी को कोई रोग हुआ है उसको डायग्नोस करता है ना डॉक्टर, कैसी प्रकार से करता है ध्यान से। तो पहला वो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, आपको बताओगे सिम्टम बताओगे तो क्या लिखेगा, आपको टेस्ट लिख के देगा ना, उसमें लिख दिया सीरम मूत्र विश्लेषण, ये लिख दिया ना। तो ये क्या है, रोग का प्रारंभ में पता लगाना संभव नहीं है। जब आपका ब्लड टेस्ट है, जो सीरम टेस्ट कहते हैं ना, सीरम एनालिसिस और आपका जो मूत्र विश्लेषण है, इनसे क्या है, प्रारंभ में रोग का नहीं पता लग सकता। जब बहुत ज्यादा सिम्टम आ जाते हैं तब पता लगता है ब्लड टेस्ट के अंदर और यूरिन टेस्ट के अंदर। बाकी अगर कोई रोग प्रारंभ में है तो उसका सीरम और आपके मूत्र विश्लेषण से नहीं पता लगता। जैसे कोरोना था, तो कोरोना के अंदर किसी का ब्लड टेस्ट करवा रहे थे, नहीं करवा रहे थे। क्यों नहीं करवा रहे थे? क्योंकि स्टार्टिंग में पता ही नहीं लग रहा था उससे, है ना। उससे क्या आरटीपीसीआर आपने सुना होगा, पीसीआर करवा रहे थे। पीसीआर से क्या होता है, मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर भी एग्जांपल दिया था। तो कोरोना के अंदर हुआ क्या, कुछ लोगों के कोरोना हो तो गया लेकिन उनके सिम्टम नहीं आ रहे थे, ठीक है, मतलब बहुत ही इनिशियल स्टेज में कोरोना हुआ, उनको सिम्टम नहीं आ रहे थे। तो क्या करवाया, इनका पीसीआर करवाया। पीसीआर से क्या होगा, पीसीआर से अगर थोड़ा सा भी कुछ इनके अंदर रोगजनक होगा ना, थोड़ा सा भी अगर रोगजनक होगा तो पीसीआर क्या करता है, उसकी बहुत सारी कॉपी बना देता है। और बहुत सारी जब कॉपी बनेगी तो हमको पता लग जाएगा कि भैया इसके अंदर ये रोग है, अभी इसको सिम्टम नहीं आए लेकिन इन फ्यूचर इनको सिम्टम आएंगे। तो ये जो है कुछ तकनीक है, जैसे आरडीएनए तकनीक अपन यूज कर सकते हैं, पीसीआर अपन यूज कर सकते हैं, एलाइजा जो है ये अपन यूज कर सकते हैं। इनसे अपन को प्रारंभ में किसी रोग का पता लग सकता है, ठीक है। तो रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है इन तरीकों से। एलाइजा तो ये एड्स के लिए होता है ये टेस्ट, है ना, और पीसीआर और आरडीएनए तकनीक, ठीक है। एक है ऑटो रेडियोग्राफी। ये क्या है ऑटो रेडियोग्राफी, यार ये होता है, इसमें क्या करते हैं अपन, एसएसडीएनए और एसएसआरएनए में एक रेडियो एक्टिव अणु को जोड़ते हैं, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूं आपको। किसी भी आपका जो डीएनए का कोई पार्ट है उसके अंदर कोई अगर बदलाव आया है, ठीक है, उसके अंदर कोई म्यूटेशन हुआ है, तो उसको देखने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी यूज की जाती है। कैसे करते हैं ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, ये डीएनए ले लिया, ठीक है। डीएनए कैसा होता है, द्विलिडित डीएनए होता है। कैसा होता है, द्विलिडित डीएनए, तो डबल स्ट्रैंडेड होता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। अलग अलग कर दिया हमने, ठीक है, अलग अलग दोनों को कर दिया, अलग अलग कर दिया। और इसके साथ में हमने जोड़ दिया क्या, इसके साथ में हमने रेडियो एक्टिव जो है इस लड़ी जोड़ दी, इसके साथ में, है ना, रेडियो एक्टिव लड़ी को जोड़ दिया, ठीक है। इसके जैसा ही हमने बनाया, ठीक है, इसके साथ में जुड़ने जैसा, ना, इसके साथ में फिट होने वाला हमने बनाया, और वो कैसा था, रेडियो एक्टिव था। अब हमने इस डीएनए के साथ में जोड़ दिया, और फिर हम क्या करेंगे, इसकी फोटोग्राफी फिल्म पे इसकी क्या देखेंगे, इसकी फोटो देखेंगे, और हमको जहां पर भी ये पूरी, जहां पर भी अपन को दिखेगी वहां पर तो मतलब नॉर्मल है। जहां पर अपन को ये रेडियो एक्टिव जो आपकी ये दिखेगा फोटोग्राफिक फिल्म पे, ये पूरा दिख जाएगी, इसकी फोटो दिख रही है, वहां तक तो ठीक है। जहां पर जिस भाग की अपन को फोटोग्राफिक फिल्म पे फोटो नहीं दिखेगा नहीं, मतलब वहां पर जो है अपना ये वाला जो है रेडियो एक्टिव नहीं जुड़ पाया है। क्यों नहीं जुड़ पाया, क्योंकि वहां से शेप खराब हो चुका है, वहां से जहां पर डीएनए है उसके अंदर म्यूटेशन हो चुका है, वहां पर उसका शेप खराब हो चुका है, इसलिए नहीं जुड़ पाया। मतलब वहां पर क्या है, दोषपूर्ण आपका डीएनए है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये बोतल है जी मेरे पास में, ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है मेरे पास में, इसका ये ढक्कन है, इसका ये ढक्कन है, ठीक है। अब ऐसी अगर कोई बोतल होगी, सेम मॉडल की, सेम कंपनी की, अगर ऐसी बोतल होगी तो उसके ये वाला ढक्कन लग जाएगा, और लगेगा या नहीं लगेगा, बिल्कुल भैया लगेगा, ठीक है, बिल्कुल लगेगा। लेकिन अगर इसी में आगे इस बोतल के जो अगर मुंह है इसको मैं अगर पिचका दूं, कैसे भी कर दूं, तो ये ढक्कन लग सकता है, इसको नहीं लगेगा। सेम केस वैसे ही डीएनए के अंदर है। अगर ये डीएनए नॉर्मल हुआ तो इसके जो अपना ये रेडियोएक्टिव वाला जो स्ट्रैंड है ये चिपक जाएगा। लेकिन अगर वहां पर वो डीएनए दोषपूर्ण हुआ, उसके अंदर कोई म्यूटेशन हुआ, उसके अंदर कोई बदलाव हो गया, उसका शेप बदल गया, तो वहां पर अपना रेडियोएक्टिव जो है वो नहीं लगेगा। समझ में आई बात है, ठीक है, आ जाओ। तो एसएसडीएनए या फिर एसएसआरएनए में एक रेडियोएक्टिव अणु जुड़कर कोशिकाओं में क्लोन में अपने पूरक डीएनए से संकरित होते हैं, जिसे बाद में ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचानते हैं। क्लोन जिसमें उत्परिवर्तित जीन मिलते हैं, ठीक है, तो फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई नहीं देते हैं। जिनके अंदर कोई उत्परिवर्तन हुआ, म्यूटेशन हुआ, वो फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं दिखाई देंगे। एलिसा के बारे में बात कर लेते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है। प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया पर यह आधारित होती है, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे ही आधारित होती है। जैसे किसी के अंदर अगर एलाइजा करवा रहे हैं तो अपन क्या देखेंगे कि अगर उसके अंदर एंटीबॉडी बन रही है, उस पेशेंट के अंदर अगर एंटीबॉडी बन रही है, मतलब उसमें एंटीजन तो आया है तभी एंटीबॉडी बनी है, सिंपल बात है, ठीक है। तो अगर एंटीबॉडी बन रही है तो अपन को पता लग जाएगा इसके अंदर रोग हो चुका है। इस प्रकार से एलिजा काम करता है, ठीक है। इस पे अपन एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, आणविक निदान की। क्या आप जानते हैं कि रोग के प्रभावी उपचार के लिए उसकी प्रारंभिक पहचान एवं उसके रोग क्रिया विज्ञान को समझना अति आवश्यक होता है। अगर रोग को सही से उपचार करना है तो उसकी प्रारंभिक में अपन को पता लगना चाहिए। भाई लास्ट स्टेज में जाके अपन को पता लगे रोग के बारे में, फिर तो कैसे इलाज होगा ना। प्रारंभ में अगर पता लग जाएगा तो उसका इलाज पॉसिबल है।
उपचार की परंपरागत विधियां जैसे सीरम व मूत्र विश्लेषण आदि का प्रयोग करते हुए रोग का प्रारंभ में पता लगाना संभव नहीं है, बता चुका हूं आपको। पुनर्विकास डीएनए प्रौद्योगिकी, पॉलीमरेज श्रृंखला पीसीआर, ठीक है, और वह एंजाइम सहलगन प्रतिरक्षा शोषक अमापन एलाइजा है, आपका है, ठीक है, इसका हिंदी में फुल फॉर्म लिख रखा है। कुछ ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है, ठीक है। रोगजनक जीवाणु, विषाणु आदि की उपस्थिति सामान्यतया जब तब पता चलता है जब उसके द्वारा उत्पन्न रोग लक्षण अपन को दिखाई देने लगते हैं, तब अपन को पता लगता है कि रोग हो चुका है, ठीक है। उस समय रोगजनक की संख्या शरीर में पहले से काफी अधिक हो चुकी होती है, ठीक है। जब बहुत कम संख्या में जीवाणु, विषाणु उस समय जब रोग के लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते, तब उसको पहचान पीसीआर द्वारा अपन कर सकते। कोरोना का मैंने आपको एग्जांपल दिया। उनके न्यूक्लिक अम्ल के परिवर्धन एम्प्लीफिकेशन करके अपन क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। संदेहात्मक एड्स रोगियों में एचआईवी की पहचान हेतु पीसीआर आजकल सामान्यतः उपयोग में लिया जा रहा है, एचआईवी को देखने के लिए, ठीक है। जिनके अंदर शक होता है, उनके अंदर मतलब संदेह जिनमें होता है, ठीक है, इनके हो सकता है। उसका उपयोग संदेहात्मक कैंसर रोगियों के जीन में होने वाले उत्परिवर्तनों को पता लगाने में भी किया जाता है कि भाई किसी के अंदर कैंसर के अंदर क्या होता है, टिश्यूज वगैरह जो है आपके जो डीएनए उनके अंदर क्या होता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो उनको भाई पता लगाया जा सकता है इससे। यह उपयोगी तकनीक है जिससे बहुत सारी दूसरी आनुवंशिक दोषों की भी अपन पता लगा सकते हैं। डीएनए या आरएनए की एकल श्रृंखला से एक विकीर्ण सक्रिय अणु, ठीक है, उसको जोड़ेंगे, रेडियो एक्टिव जो अणु है उसको जोड़ेंगे, कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरक डीएनए से संकलित होते हैं, जिसके बाद स्वकिरणी चित्रण ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचानते हैं क्लोन जिसमें उत्परिवर्तित जीन है, ठीक है, जहां पर जीन जो म्यूटेशन हुआ है जिस जीन के अंदर, वो छायाचित्र जो पटल फोटोग्राफी जो फिल्म है उस पर दिखाई नहीं देते हैं, बाकी अपन को दिखाई देंगे। तो अगर जहां पर जो भाग अपन को नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वहां पर कोई ना कोई दिक्कत हो चुकी है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या उत्परिवर्तित जो जीन है वो आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं, मतलब ये जो बोतल वाला एग्जांपल दिया, वो बोतल का ढक्कन अब उसमें नहीं लगेगा, जिसमें वो फिट नहीं हो सकते। सेम वैसे ही जो अपना रेडियो एक्टिव वाली जो लड़ी थी वो डीएनए के साथ में वहां पर नहीं जुड़ेगी, क्योंकि वो उसका शेप जो वो खराब हो चुका है उस डीएनए का। एंजाइम सहलगन प्रतिरक्षा शोषक अमापन एलाइजा प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया पर निर्भर होती है, उस पर आधारित होती है। रोगजनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान प्रतिजनों प्रोटीन जन ग्लाइको प्रोटीन्स आदि की उपस्थिति का रोगजनकों के विरुद्ध संश्लिष्ट प्रतिरक्षी की पहचान के आधार पर की जाती है। ये रोग प्रतिजन प्रतिरक्षी पर आधारित होती है, उनकी पारस्परिक क्रिया पर आधारित होती है। मतलब अगर एंटीबॉडी बनी है तो मतलब एंटीजन आया होगा, ठीक है। चलो फिर बात करें परजीवी जंतु की। ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो वो है जिन एनिमल्स को अपन ने मॉडिफाई कर दिया है, जिन एनिमल्स को अपन ने मॉडिफाई कर दिया, जैसे चूहे का एग्जांपल दूं आपको, तो चूहे को क्या कर देंगे अपन, मॉडिफाई कर देंगे, उसके अंदर कुछ ह्यूमन कैरेक्टर लेके आएंगे, ठीक है, कुछ ह्यूमन जैसा उसको बनाएंगे, मतलब आदमी जैसा खड़ा नहीं होगा, वो चूहा ही, लेकिन उसके अंदर कुछ स्टडी के लिए अपन ह्यूमन जैसा उसके अंदर लेके आएंगे ना, उसको ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। ताकि अपन को जो कोई वैक्सीन बनाई अपन ने, तो वैक्सीन टेस्टिंग डायरेक्ट ह्यूमन पे थोड़ा ना करेंगे, अरे खराब बन गई आदमी मर जाएगा, इसलिए क्या करते हैं अपन ट्रांसजेनिक एनिमल बना के रखते हैं, जिसका जो है सिस्टम ह्यूमन जैसा ही होगा। तो अपन उस पर टेस्ट करके देखेंगे, अगर वो सही चल रहा है काम, तो मतलब वैक्सीन सही है, तो पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे टेस्ट करते हैं, फिर उसको आगे अपन टेस्ट करते हैं। तो ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल उनको कहते हैं परजीवी जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन व्यवस्थित होता है, ठीक है। ऐसा कोई जंतु है जिसमें अपन ने बाहर से कोई जीन डाला, जैसे चूहे का मैंने एग्जांपल दिया, उसको मानव जैसा कैसे बनाया, मानव का कोई जीन डाला होगा उसके अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। जो अपना लक्षण व्यक्त करता है उसे परजीवी जंतु कहते हैं। परजीवी चूहे, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय, मछलियां आदि पैदा हो चुके हैं, उसके बावजूद उपस्थित परजीवी जंतुओं में 95% से अधिक जो है वो क्या है, आपके चूहे ही है। मतलब 100 अगर परजीवी जंतु हैं तो उनमें से 95 चूहे ही निकलेंगे ना। उस तरह के जंतुओं का उत्पादन क्यों किया गया है, इस तरह के परिवर्तन से हमें क्या लाभ होगा। पहला है सामान्य शरीर की क्रिया का वह विकास, ठीक है। सामान्य जो शरीर है उसकी क्रिया और विकास को समझने के लिए अपन क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है इनको बनाते हैं। चूहे को अपन ने बना लिया तो चूहे को अपन स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है रोगों का अध्ययन। रोगों का अध्ययन करने के लिए भाई कौन सा रोग किस प्रकार से हो रहा है, उसको किस तरीके से अपन ठीक कर सकते हैं, उसको अध्ययन करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाएंगे अपन, है ना। तीसरा अपना जैविक उत्पाद ना, अब जैविक उत्पाद वाला है, ये अपने काम का है, ठीक है, और इसके बारे में अपन इसको पढ़ लेते हैं। चलो, परजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है कि जिनमें जीनों के नियंत्रण व इनके शरीर विकास व सामान्य क्रियाओं को पढ़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाए, ठीक है, कि सामान्य इन पर जो जीन है इनका इफेक्ट क्या आता है, उसको पढ़ने के लिए उसके अध्ययन करने के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। उदाहरणतः विकास में
भागीदार जटिल कारकों जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारक का अध्ययन करना, इंसुलिन का अध्ययन करना, ठीक है। दूसरी जाति स्पीसीज के जीन्स को प्रवेश कराने के उपरांत उपरोक्त कारकों के निर्माण होने वाले परिवर्तनों से होने वाले जैविक प्रभाव का अध्ययन तथा कारकों की शरीर में जैविक भूमिका सूचना कैसे मिलती है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कोई भी अपन को नया प्लांट कुछ भी बनाना है, कोई नई वैरायटी बनानी है, कुछ भी अपन को रिसर्च करनी है, तो पहले अपन ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे करते हैं, उसके बाद में अपन ह्यूमंस पे करते हैं। उसके लिए ना रोगों का अध्ययन करने के लिए अनेक परजीवी जंतु उस प्रकार से निर्मित किए जाते हैं, उनको बनाया जाता है, अपन इस प्रकार से मॉडिफाई कर लेते हैं उन जंतुओं को, जैसे चूहा हो गया, गाय हो गई, इनको इस प्रकार से अपन निर्मित करते हैं जिनसे रोग के विकास में जीन की भूमिका क्या होती है ये अपन समझ सकते हैं ना। यह विशिष्ट रूप से निर्मित है जो मानव रोगों के लिए नमूने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ताकि रोगों के नए उपचारों का अध्ययन हो सके। रोगों का नया उपचार किस प्रकार से करते हैं उसका अध्ययन करने के लिए वर्तमान समय में मानव रोगों जैसे कैंसर, पुटीय रेशमता जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर आदि हेतु अपन क्या परजीवी नमूने जो है वो उपलब्ध है इनके लिए, और इन पर अपन अध्ययन करते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे जैविक उत्पाद, ट्रांसजेनिक एनिमल कुछ भी नहीं है, जो नॉर्मल एनिमल है उनको मॉडिफाई कर दिया अपन ने, ठीक है, अपनी स्टडी के लिए, ठीक है, अपने जो रोग है उनको ठीक करने के लिए अपन स्टडी करते हैं, उसके लिए अपन ने मॉडिफाई किया है ना एनिमल्स को। जैविक उत्पाद, जैविक उत्पादों को अपन पहले यहां से पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। प्रथम जो परजीवी गाय बनाई गई वो कब बनाई गई? 1997 में बनाई गई, जिसका नाम था रोजी, ठीक है। यहां पर शायद एनसीईआरटी में गलत दे रखा है यार, ये 1977 दे रखा है ना, यहां पर देखो आपकी एनसीईआरटी में भी सही कर लेना भाई, 1977 दे रखा है, यहां पर 1997 कर लेना, गलत एनसीईआरटी हिंदी वाले में, ठीक है। तो प्रथम जो परजीवी जो गाय है वो कब बनाई गई? 1997 में, जिसका नाम दिया गया रोजी, नाम दिया गया। भैया खास बात क्या थी इस गाय के अंदर? इस गाय के अंदर, ये ट्रांसजेनिक गाय थी ना, इसके अंदर खास बात ये थी कि मानव का अल्फा लैक्टल एल्बुमिन मिलता था। इसमें क्या मिलता है? मानव का अल्फा लैक्टल एल्बुमिन मिलता है, जो जिसकी 2.4 ग्राम 1 लीटर में होता है ना। इस प्रोटीन है इसका जो कितना होता है? 2.4 ग्राम 1 लीटर में होता है। इसके दूध में अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व हैं। इसका जो दूध है, रोजी गाय का जो दूध है, इसका जो उसमें अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व हैं इसमें। मानव प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है, इसका उपयोग एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में होता है, ठीक है। मानव की प्रोटीन है अल्फा 1 ट्रिप्सिन, एंटीट्रिप्सिन, इसका उपयोग किया जाता है एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में। एम्फाइसीमा क्या है वहां पढ़ेंगे अपन, पढ़ लिया अपन ने वैसे तो 11th क्लास के अंदर, ठीक है। सिगरेट पीने वालों में होता है ये ना। फिनाइल कीटोन यूरिया पीकेयू और सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करने के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। कौन से बनाए गए हैं नहीं पढ़ना, पर बस इतना ध्यान में रखना है। फिनाइल कीटोन यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करने के लिए भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर, इनकी स्टडी करने के लिए भी अपन ने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज किया है, अपन ने पढ़ लिया भी है ना। एक बार इसको एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए औषधि की आवश्यकता होती है जो जैविक उत्पाद से बनी होती है। ऐसे उत्पादों को बनाना अक्सर बहुत महंगा होता है। परजीवी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उनमें डीएनए के भाग जीनों को प्रवेश कराते हैं जो विशेष उत्पाद निर्माण में भाग लेते हैं। उदाहरण, मानव प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग एम्फाइसीमा के निदान में होता है ना, उसके निदान में, उसके डायग्नोसिस में होता है। ठीक उसी तरह प्रयास फिनाइल कीटोन यूरिया पीकेयू और पुटीय रेशमता, जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं, के निदान में किया जाता है। वर्ष 1997 में सर्वप्रथम परजीवी गाय रोजी बनाई गई, जिसके अंदर मानव प्रोटीन संपन्न दूध था, ठीक है। मानव की प्रोटीन वाला दूध था, 2.5 ग्राम प्रति लीटर इसमें प्रोटीन अपन को, मानव वाला प्रोटीन अपन को मिल रहा था। इस दूध में मानव अल्फा लैक्टल एल्बुमिन मिलता है, जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है ना, बच्चों के लिए वो बढ़िया है। तो आज रोजी गाय का दूध बेस्ट, ठीक, जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता है ना। तो रोजी गाय अलग है साधारण गाय से। टीका सुरक्षा की बात कर लेते हैं। चलो, टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले आपको पता है, मतलब टीके जो वैक्सीन बनाई गई हैं उनकी पहले किस पर करते हैं? चूहों पर। इन पर जो आपकी परजीवी जो चूहे हैं, परजीवी जो जंतु हैं, इन पर प्रयोग किया जाता है ना। जांच के लिए परजीवी चूहों को विकसित किया गया है। इन पर पोलियो का टीका सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों का उपयोग किया जा चुका है। यदि उपयुक्त प्रयोग सफल और विश्वसनीय पाया गया तो फिर इनको अपन चूहों से अपन अलग लेके जाएंगे, बंदर पर करते हैं, ठीक है, स्थान पर चूहों की जगह पर फिर बंदर पे करेंगे, फिर अपन इंसानों पे, ऐसे चलती है, एक प्रोसेस होती है पूरी ना। रासायनिक सुरक्षा परीक्षण की बात करेंगे। यह आविषालुता सुरक्षा परीक्षण कहलाता है, ठीक है। यह वही विधि है जो औषधि मतलब ये दवाइयों के लिए की जाती है भाई, है ना। क्या ये आविषालुता, ठीक है, परीक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। परजीवी जंतुओं में मिलने वाले कुछ जीन आविषालु पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील जबकि
अपारजीवी जंतुओं में ऐसा नहीं होता, उनको संवेदनशील बनाया जाता है किसको, पारजीवी जीवों को, ताकि अपन को पता लगे कि इनका इफेक्ट क्या आ रहा है, जो अपने जो केमिकल्स हैं, जो अपने जो केमिकल्स हैं वो उन पर उनका इफेक्ट क्या आएगा, ह्यूमन पे क्या इफेक्ट आएगा। मान लो कोई साबुन बना रहा है, एग्जांपल के लिए साबुन बना रहा है, तो साबुन का ह्यूमन पे क्या इफेक्ट आएगा, जो कोई कंपनी साबुन बना रही है तो उसका ह्यूमन पे क्या इफेक्ट आएगा, उससे पहले किस पे, जो जानवर है, ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स है उन पे इफेक्ट देखो। अगर वो सही है, वो केमिकल सही बन गया आपका, तो फिर वो ह्यूमन को दे दो। ठीक है, चलो, कितना विषैला है वो पदार्थ, है ना। नैतिक मुद्दे, अब नैतिक मुद्दे भी हैं यार, है ना। आप गाय को उसको नया मॉडिफाई कर रहे हो, चूहे को मॉडिफाई कर रहे हो अपने यूज के लिए ना, उन पे वैक्सीन ठोके जा रहे हो, बंदर को मॉडिफाई कर रहे हो, तो उसमें नैतिक मुद्दे तो हैं। ठीक है, वो सारे लोग बोलेंगे कि अपने लिए क्या आप जानवरों को परेशान कर रहे हो, ये वो। ठीक है, चलो। तो मानव जाति अन्य जीवधारियों से हित साधन बिना विनय में के और अधिक नहीं किया जा सकता। ठीक है, मानवीय, सॉरी, विनिमय है यहाँ तो। ठीक है, सभी मानवीय क्रियाकलापों के लिए जो जीवधारियों के लिए सुरक्षात्मक या सहायक हो, उनमें आचरण की परख के लिए कुछ नैतिक मानदंडों की आवश्यकता होती है। अब वो नैतिक मानदंड कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज नैतिक जो मुद्दे हैं उनके लिए कमेटी बनाई गई है, GEAC। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ 2018 के अंदर की शायद क्वेश्चन आया हुआ है, और GEAC की फुल फॉर्म ही शायद अगर पता होती जिसको, उसने वो क्वेश्चन सही भी किया है। तो GEAC की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होती है ये, और यही कमेटी जो है वो अप्रूवल देती है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए और कौन सा एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो आधा इंसान और आधा कुत्ता बना सकता है ना, कुत्ते के इंसान का मुंह लगा सकता है, इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है। लेकिन ये इथिकल नहीं है ना, ये नैतिक नहीं है। मार्केट के अंदर, पब्लिक के अंदर अगर मान लो ऐसा जीव आपको दिखे जिसे आधा मुंह इंसान का आधा कुत्ता है वो, तो फिर वो सही नहीं है ना। तो इसके लिए कमेटी जो है वो अप्रूवल नहीं देती है ऐसी चीजों के लिए। तो ये कमेटी बनाई गई GEAC, जो इन चीजों के लिए कौन सी रिसर्च होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए अप्रूवल देती है। ठीक है, आपकी जैसा पूरा इंसान बना सकता है, मेरे जैसा पूरा इंसान बना सकता है, क्लोन बनते हैं पूरे। ठीक है, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, रोबोट मूवी, जो ऐश्वर्या राय और रजनीकांत वाली थी, उसमें बहुत सारे रोबोट बन गए थे एक ही शक्ल के ना। तो वो तो रोबोट थे जिनके अंदर फीलिंग्स आने में टाइम लगा था। लेकिन जो मानव है, अगर मेरे जैसा कोई इंसान बना दे, उसके अंदर पहले से फीलिंग होगी। ठीक है, तो ऐसा अगर बहुत सारे लोग बन गए तो फिर तो वो सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा, पूरा बैलेंस ही खराब हो जाएगा पूरे विश्व का ना। तो GEAC जो है इस चीज पे देख रेख करती है। ठीक है, तो ये मेक डिसीजन बनाती है रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, कौन सी चीज पर रिसर्च होनी चाहिए, उस पर वैलिडिटी की उसकी कितनी होनी चाहिए, उस पर ये करती है ना। सेफ्टी ऑफ GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक के लिए वो जो और नया जो जीव बना वो सेफ है या नहीं है, इस चीज को भी वही ध्यान रखते हैं। ठीक है, राइस, जो चावल की बात करें, चावल की जो अपने इंडिया के अंदर लगभग 2 लाख वैरायटी है। चावल की अपने इंडिया के अंदर लगभग 2 लाख वैरायटी है। ठीक है, और बासमती राइस की 27 वैरायटी है। कितने? 27 वैरायटी है। लेकिन हुआ क्या, 1957 नहीं है, 1997 की बात है यार। मैं एक बार देख लेता हूँ, ईयर चेक लेता हूँ, 1997 ही होना चाहिए, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ईयर कहाँ गई, ईयर साल ईयर 1977 सॉरी, यहाँ पर 1997 ही होगा। एक मिनट, मैं इंग्लिश वाली में चेक कर लेता हूँ भाई, इंग्लिश वाली NCERT में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर लिखने में गलती हुई है। 1957 तो नहीं है ना, ये तो कंफर्म ही है। एक मिनट दीजिए बस। 1997 है ना, ये जो ईयर है यहाँ पर भी 1997 है, 1997। तो हिंदी वाली NCERT में यहां पर भी गलत है, 1997 है। ठीक है, तो 1997 में अमेरिकन कंपनी आई, उसने बासमती राइस पर क्या कर लिया, पेटेंट ले लिया। और पेटेंट जब ले लेते हैं कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट का अगर पेटेंट ले लेगी, उसके बाद में कोई दूसरी कंपनी या फिर कोई दूसरा देश अगर वो प्रोडक्ट काम में लेता है तो उसको उस कंपनी को क्या देनी पड़ती है, रॉयल्टी देनी पड़ती है। तो इस कंपनी ने बासमती राइस पर क्या ले लिया, पेटेंट ले लिया। अब इंडिया वालों को फिर होश आया और इंडिया वाले फिर गए कि भैया ये तो हमारा प्रोडक्ट है, हमारे तो पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ बासमती राइस की बातें, और ये तो हमारा प्रोडक्ट है, आप पेटेंट कैसे ले सकते हो। तो उन्होंने कहा होगा तुम्हारा प्रोडक्ट, पेटेंट तो हमने पहले ले लिया। तो अब बासमती राइस जो है उससे बना हुआ कोई प्रोडक्ट होगा, बासमती राइस की अगर कोई भी सेल होगी तो उसकी रॉयल्टी किसको देनी पड़ेगी, इस अमेरिकन कंपनी को देनी पड़ेगी। ये पेटेंट का काम होता है। ऐसे ही हल्दी और नीम की बात करें, हल्दी और नीम भी इंडिया के ही हैं, लेकिन पेटेंट किसने ले लिया, अमेरिका ने ले लिया। ठीक है, फिर ये गए लेके अपने आयुर्वेद वाली बुक लेके गए, बोले हमने तो पहले लिख रखा था, 500 साल पहले लिख रखा होगा, तो पेटेंट तो हमने ले लिया। अब कोई भी नीम से हल्दी से बना प्रोडक्ट होगा तो रॉयल्टी अमेरिका को देनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, पेटेंट क्या होता है, एकस्व अधिकार होता है।
ये एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं जो ग्रांट कर किए जाते हैं नेशनल गवर्नमेंट द्वारा, ये दिए जाते हैं। और ये किसको? इन्वेंटर्स को, जो नए कोई खोज हुए हैं उनको ये दिए जाते हैं। किसी चीज पर, कोई चीज मान लो मार्केट में है लेकिन उसका पेटेंट नहीं हुआ तो उसका पेटेंट करा लो, ठीक है, उसका पेटेंट करा लो, वो इन्वेंशन हो गया फिर, है ना। कोई किसी ने पहले पेटेंट नहीं करा, आप पहले करा लो, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एक स्वाधिकार हो जाता है। उसके बाद में आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है, कोई यूज नहीं कर सकता उसको, ऐसा है ना। चलो फिर बात करें बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या है? जैसे मल्टीनेशनल कंपनी कौन सी होती है? जिसकी ऐसी कंपनी जिसका एक देश के अलावा दूसरे देश में भी बिजनेस चलता है, उसको मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी या फिर कोई दूसरे संगठन, वो क्या करें, किसी देश में गए और जाके वहां के कोई खनिज वगैरह रिसोर्स जो है वहां के वो यूज कर रहे हैं बिना किसी परमिशन के यूज कर रहे हैं, उसको कहते हैं बायोपायरेसी कहते हैं। पायरेसी जो वर्ड है इसका मतलब आप ज्यादा समझोगे, अगर कोई मूवी है, ठीक है, वो अगर ओटीटी पे आई है या फिर फिल्म हॉल में लगी है, आप वहां नहीं गए ना, तो आपने नेटफ्लिक्स का मेंबरशिप ली, प्राइम का मेंबरशिप भी नहीं लिया, उसके बारे में आप देख रहे हो कहां पे? टेलीग्राम पे आपने देख ली, तो टेलीग्राम पे वो मूवी आ रही है, मतलब वो पायरेसी है, उसे कहते हैं पायरेसी। आपने ना पैसे दिए अगले को, ना आपने कोई परमिशन ली, उसके अलावा फ्री में देख रहे हो, तो पायरेसी होती है। ऐसे ही आपने किसी ऐप, किसी भी कोचिंग का आपने बैच ज्वाइन किया और उस बैच में आपने पैसे नहीं देखे, नहीं, टेलीग्राम पे ज्वाइन किया है, टेलीग्राम पे आपको फ्री में उसकी क्लासेस मिल रही है, वो पायरेसी होती है, ठीक है। इसी को कहते हैं बायोपायरेसी। मतलब यहां पर अपन रिसोर्सेज से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, इसलिए बायोपायरेसी है ना। तो बिना परमिशन के, बिना किसी को पैसे दिए अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो, रिसोर्स यूज कर रहे हो, तो वो बायोपायरेसी कहलाती है, ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनी दूसरे संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उनसे संबंधित लोगों के बिना व्यवस्थित अनुमोदन, उनसे परमिशन नहीं ली, या फिर क्षतिपूर्वक जो भुगतान है, ठीक है, जो पैसे देने चाहिए उनको, जितने पैसे बनते हैं वो भी आपने नहीं दिए, उसकी कुछ भी आपने नहीं किया और आप उसके रिसोर्स यूज कर रहे हो, संसाधन यूज कर रहे हो, तो वो क्या है? बायोपायरेसी है। भारतीय संसद में हाल ही में, ठीक है, भारतीय 21वां बिल, इंडियन पेटेंट बिल में दूसरा संशोधन पारित हुआ है। अब ये भारतीय संसद क्या होती है पता है क्या? ठीक है, अरे भाई क्या होते हैं, बिल्डिंग से होते हैं, उसमें सारे चिल्लाते हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं और वो चिल्लाते रहते हैं ना, उसमें ऐसे ही चलता है ना। तो वहां पर क्या है कि इंडियन पेटेंट बिल जो है वो, उसका दूसरा संशोधन जो पारित हुआ, ये बस आपको बात याद रखनी है, इसमें आपको ज्यादा नहीं जाना है, बस यहां पर अपना चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? और ये लास्ट वाला जो पेज है आपको रीड करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं कहानी है इसमें, बता दिया मैंने आपको सारा ना। चैप्टर समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।